नमस्कार। सलाम वालेकुम। इससे पहले जो अपनी कक्षा हुई थी उसमें अपने राज्य की एक प्रकृति की थी उदारवादी। आज हम राज्य की और प्रकृतियां करेंगे। ये जब नेचर करते हैं तो नेचर के साथ साथ एज ए आइडियोलॉजी भी हम इनको कर लेते हैं। जब अपने फाउंडेशन तैयार किया था तब इनकी चर्चा की थी। आज स्टेट के नेचर में और राज्य के टॉपिक के तहत भी वही विचारधारा है, उनको एक बार नेचर मान के कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि राज्य जिस विचारधारात्मक मार्ग का अनुगमन करेगा वो वैसे ही कार्य करेगा। अगर उसकी प्रकृति साम्यवादी है तो वो कार्य वैसे करेगा, अगर वो उदारवादी है तो फिर वो उदारवादी पूंजीवाद के हिसाब से कार्य करेगा। तो हमने उदारवाद के ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हम समाजवादी राज्य की चर्चा करेंगे। समाजवादी राज्य और उसकी प्रकृति और उसके कार्य ये सब कैसे होते हैं। तो आज हमारा चर्चा का विषय समाजवाद है। सोशलिज्म, समाजवाद। पहले हम देखते हैं समाजवाद की ना मेन थीम्स क्या है, फिर टाइप्स ऑफ सोशलिज्म कर लेंगे। और आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक करेंगे, मिलीबैंड पोलांजा तर्क करेंगे आज हम। और राज्य के दो प्रकार करेंगे जिनकी चर्चा आमतौर पर अपन कम सुनते हैं। एक उपकरणात्मक सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी करेंगे, एक स्ट्रक्चरल थ्योरी करेंगे स्टेट की। समाजवाद। समाजवाद राज्य की प्रकृति इंडिविजुअल या व्यक्तिवादी नहीं मानता, बल्कि ये व्यक्तिवाद का विरोध करता है, क्योंकि नाम ही है समाजवाद। ये व्यक्तिवाद का विरोधी सिद्धांत या व्यक्तिवाद की विरोधी विचारधारा है समाजवाद। ये अणुवादी समाज की विरोधी है। एटॉमिक सोसाइटी। एटॉमिक सोसाइटी पाई जाती है जहां व्यक्तिवाद उदार पूंजीवाद पाया जाता है, वहां ये वाली सोसाइटी पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वायत्त और स्वतंत्र होता है और जो कुछ उसके पास है उसकी योग्यताओं की देन होती है। समाज का उसमें कोई योगदान नहीं होता। वो है अणुवादी समाज। ये निजी पूंजी का या निजी स्वामित्व का विरोधी है। पहले तो हम इसका विरोध देख लेते हैं कि काय क्या करता है। ये निजी स्वामित्व का विरोध करता है, पूंजी के निजी स्वामित्व का। इसका तात्पर्य ये विरोध करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है। और ये विरोध करता है न्याय, स्वतंत्रता व समानता। इनका जो प्रक्रियात्मक या जो औपचारिक प्रकार है उसका विरोधी है। प्रक्रियात्मक स्वरूप का विरोध करता है। ये कहता है रिजल्ट जरूरी होते हैं, प्रोसेस जरूरी नहीं होती। तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए वो कहता है प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, छेड़छाड़। आप कहीं से भी ऊंचे नीचे किसी को भी उठा के उसको कुछ भी दे सकते हो। एक योग्यता के अकॉर्डिंग निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाते हुए सबका बंटवारा जरूरी नहीं है। आप बंटवारा करेंगे आवश्यकता के अनुसार। प्रक्रियात्मक स्वरूप वहां काम आता है, चाहे न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, जहां उदारवाद पाया जाता है, जहां योग्यता पे बल दिया जाता है। वहां सबके लिए प्रक्रिया निश्चित होती है कि आप योग्य हैं तो प्राप्त कर लो, वरना आपको नहीं मिलेगा।
जब आप योग्यता अकॉर्डिंग प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और प्रोसेस सबके लिए सेम प्रोसेस होती है, चाहे वहां अगड़ आए, चाहे पिछड़ आए, चाहे अमीर आए, चाहे गरीब आए, चाहे दिव्यांग आए, चाहे स्वस्थ आए, प्रोसेस सबके लिए सेम है। यहां ऐसा नहीं होता, बल्कि ये न्याय, स्वतंत्रता और समानता के तात्विक पक्ष पे बल देता है। या तात्विक पे नहीं माने, समझ में नहीं आए तो इसका मतलब ये काय पे बल देता है? परिणाम पे बल देता है। रिजल्ट ओरिएंटेड है ये। परिणाम अच्छे आने चाहिए, वितरण का आधार योग्यता नहीं है, हम किसी और अनुसार भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि योग्यता के अनुसार बंटवारा किया जाएगा और एक व्यक्ति को कहा गया कि ये सामने अगर जो फिनिश लाइन पहले छुएगा वो जीतेगा और सब कुछ उसको मिलेगा। तो हमने देखा कि दिव्यांग उसको छू नहीं पाएगा। तो ये कहता है कि फिर ऐसा करो, उसके लिए अलग व्यवस्थाएं करो। तो ये काहे पे बल देता है? परिणाम के ऊपर। ये कहता है उसको वैसे उठा के छोड़ दो, जो तेज दौड़ रहा है उसके बाद रोक लो, तो प्रक्रिया के साथ क्या होगी? छेड़खानी होगी। जो तेज दौड़ रहा है उसको तो रोक लो और जो दिव्यांग है उसको छोड़ के आओ आप वहां तक उठा के। तो ये प्रक्रिया के साथ छेड़खानी कर दी। सबके लिए समान प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, बल्कि अच्छे क्या आने चाहिए? रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। फिर ये वोटिंग आधारित लोकतंत्र है, उस पर कोई ज्यादा विश्वास नहीं करता वोटिंग वाले। ये कहता है लोकतंत्र का तात्पर्य है बहुसंख्यक लोगों का समर्थन होना चाहिए और नीतियां बहुसंख्यक लोगों के पक्ष में बननी चाहिए। आप रिजल्ट पे ध्यान दें, आप ये ध्यान नहीं दें कि वोट कितने लोगों ने डाला। मुद्दा ये है कि वोट डालने के बाद जो सरकार बनती है ना, वो सरकार किसके पक्ष में नीतियां बना रही है। भले ही यहां उदार लोकतंत्र के अंदर अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में वोट डालते हैं लोग सारे के, लेकिन कहते हैं कि जब सरकार बन जाती है तो फिर किसके पक्ष में बनती है नीतियां? पूंजीपतियों के पक्ष में बनती है। हमने देखा अभी इसकी जो पोलियार की देखी थी हमने, किसकी? रॉबर्ट डेल की। लिंडब्लोम का जो नव समूहवाद देखा था वो सब यही कह रहा है। लिंडब्लोम का नव समूहवाद देखा था हमने, वो भी यही कह रहा है कि बहुत सारे समूह होते हैं, सारे समूह सक्रिय भागीदारी करते हैं, लेकिन फायदा कुछ ही समूह को होता है। तो ये कहते हैं सिर्फ वोटिंग देना ही लोकतंत्र नहीं होता, मुद्दा ये है कि किसको क्या मिला वो भी तो देखें ना। तो किसको क्या मिला, तो फिर ये इस पे ध्यान देते हैं कि किसको क्या मिला। तो ये उदार लोकतंत्र के विरोधी होते हैं और वोट डालने को, राजनीतिक अधिकारों को ज्यादा महत्व नहीं देते। तो ये राजनीतिक अधिकारों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। तो ये समाजवाद का। अब हम देखें फिर इनके ना, ये तो हमने देखा इनका तो ये विरोध करते हैं, फिर ये समर्थन काय का करते हैं? ये व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं। तो फिर ये जो कल्याण चाहते हैं वो किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे पूरे समाज का कल्याण चाहते हैं। फिर ये अणुवादी समाज के विरोधी है। तो फिर ये अणुवादी का विरोध फिर पूरा समाज ही हो गया। फिर निजी पूंजी और निजी स्वामित्व के विरोध के बाद ये कहते हैं कि जो पूंजी हो वो कैसी हो, हाँ, उसके ऊपर जो स्वामित्व हो वो सार्वजनिक स्वामित्व हो, सबका स्वामित्व हो। ये सार्वजनिक स्वामित्व के हिमायती होते हैं। पूंजीवाद का ये जरूर विरोध करते हैं, लेकिन इसमें एक कमी और आ जाती है। ये सार्वजनिक स्वामित्व कहते कहते और कई बार इनकी आलोचना में ये कहा जाता है कि राज्य पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। ये पूंजीवाद भी दो प्रकार का हो जाता है कई बार, एक तो निजी पूंजीवाद और दूसरा राज्य पूंजीवाद, कि यहाँ हर काम है ना फिर किसके नियंत्रण में होने लगता है? राज्य। और राज्य ना पूरी पूंजी के ऊपर कब्जा कर लेता है। ये अपनी जो सेकंड 5 ईयर प्लान आई, जिसने महालबोनिस ने जिसकी सिफारिश की थी, सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, महालबोनिस ने कहा कि बड़े बड़े क्या लगाए जाए? उद्योग लगाए जाए। तो बड़े बड़े उद्योग लगाए गए और देखते ही देखते कुछ क्षेत्रों के ऊपर सरकार ने कह दिया कि ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ सरकार के लिए है, राज्य के नियंत्रण में ही संचालित होंगे ये। तो इनका ये जो पूंजी होगी वो राज्य की होगी, बाकी के लिए ये फील्ड क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि जहां उदार पूंजीवाद के अंदर
निजी पूंजीवाद पाया जाता है। वहीं समाजवाद में कई बार दिक्कत ये आती है कि राज्य इतना ज्यादा हस्तक्षेप करने लगता है कि हम उसके ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि इसने काय का विकास कर दिया है, राज्य पूंजीवाद का। तब मैं आपसे कह रहा था कि सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद जो महलमुनिस की जो प्लान आई, उसमें ये कहा गया कि राज्य अब बड़े उद्योगों को स्थापित करेगा, और फिर ये कहा गया कि कुछ उद्योग है वो सिर्फ कौन संचालित करेगा, राज्य ही संचालित करेगा। तो हमने देखा कि यही तो पूंजीपति करते हैं, तो वही काम पूंजीपति किया करते थे, वो अब अपनी मोनोपोली के अंदर वही काम कौन करने लगे हैं, राज्य करने लगे। तो कई बार ये समाजवाद बढ़ता बढ़ता काय में चेंज हो जाता है, राज्य पूंजीवाद में। हम तो ये चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही हम ये कह देते हैं कि पूंजीवाद का विरोध करता है, तब आप ना दिमाग में ये मत लाना यहां पूंजीवाद का तात्पर्य क्या होता है, निजी पूंजी होता है। सीधे पूंजीवाद का निजी पूंजीवाद है, उदारवाद के अंदर पाया जाता है। हाँ, विरोध में हम कहते हैं कि यहां भी तो राज्य पूंजीवाद आता है। तो ये था समाजवाद, जो राजनीतिक अधिकारों को अहमियत नहीं देता, बल्कि इनकी बजाय कौन से अधिकार महत्वपूर्ण मानता है, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। ये आर्थिक समानता पे बल देता है और वितरण के साथ साथ पुनर्वितरण के ऊपर भी ध्यान देता है। और हमने ये देखा कि योग्यता के बजाय ज्यादा बल किसके ऊपर देता है, आवश्यकता पे ज्यादा बल देता है। तो ये आर्थिक अधिकार के ऊपर, आर्थिक समानता के ऊपर, और वितरण का आधार ये योग्यता की बजाय आवश्यकता को मानता है कि जिसको जितनी आवश्यकता है उसको इतना दिया जाए, योग्यता को परे भी रखा जा सकता है। तो हमने ये कुछ सूत्र किए थे कि उदारवाद का सूत्र और समाजवाद के सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक बार जो सूत्रों की चर्चा आ गई तो वो दोहरा लेते हैं। मैं आपसे सूत्र बोलता जाता हूं, आप बताते जाना, और मैं ये आपसे पूछूंगा, कोई वो आइडियोलॉजी पूछ लूंगा या कोई एक स्टेट की वो कंडीशन पूछ लूंगा, उस कंडीशन में क्या होगा। जब उदारवाद होता है उसका सूत्र तो फिक्स है कि आपको काम योग्यता अनुसार मिलेगा और कार्य अनुसार वितरण किया जाएगा। योग्यता अनुसार काम मिला और जैसा काम किया वैसे ही आपको वितरण किया गया। अब इसमें फर्क है, देखो, योग्यता अनुसार काम मिला और 2 लोगों को शिक्षक बना दिया गया। अब ये नहीं है कि दोनों को बराबर मिलेगा, बताओ क्यों? क्योंकि एक ने काम किया और एक ने योग्यता के बावजूद नहीं किया, उसका इलाज नहीं। तो कार्य अनुसार क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। ये तो चलता है उदारवाद में, उदार पूंजीवाद में। फिर पूंजीवाद चला जाता है, कार्ल मार्क्स कहता है, और क्रांति होने के बाद सर्वहारा का अधिनायकवाद आ जाता है। उसमें कौन सा सूत्र चलता है, आप तो ये बताओ। ये सेम सूत्र चलता है वहां, ये सेम सूत्र। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ क्रांति हुई है तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा कि हरेक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आया साम्यवाद, आया अगली कंडीशन, साम्यवाद आई, स्टेटलेस वाली कंडीशन। अब कौन सा सूत्र लागू होगा? अब आपके योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाएगा। फिर एक और नया सूत्र आया, वो सूत्र दिया हुआ है समुदायवादियों का, विशेष करके वाल्जर का, कि प्रत्येक को उसको सामाजिक स्वीकृत आवश्यकता के अनुसार वितरण किया जाएगा। दलितों को क्या चाहिए, पिछड़ों को क्या चाहिए, औरतों को क्या चाहिए, दिव्यांगों को क्या चाहिए, गे लेस्बियन को क्या चाहिए, ठीक है, तृतीय लिंग को क्या चाहिए, औरतों में भी अश्वेत औरतों को क्या चाहिए, थर्ड वर्ल्ड की औरतों को क्या चाहिए, और श्वेत औरतों को क्या चाहिए, अफ्रीकन औरतों के साथ क्या दिक्कत है, ये सब अलग अलग हिसाब से वितरण किया जाएगा। तो वो उनको सामाजिक रूप से जिस चीज की जरूरत होगी उसको वही चीजें दी जाएगी। ये सूत्र दिया था हमने वाल्जर का। वाल्जर कहता है न्याय के वितरण के नियम निश्चित नहीं किए जा सकते, तो अलग अलग नियम होने चाहिए एक समाज के लिए। खैर, हम चर्चा करते करते यहां तक पहुंच गए। हम तो समाजवाद को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक समाजवाद वो धारा है और ये आई थी उदार पूंजीवाद के खिलाफ। उदार पूंजीवाद ने समाज को 2 वर्गों में बांट दिया, अमीर और गरीब में। तब उन गरीब लोगों का पक्ष लेने के लिए समाजवाद का उदय हुआ था। अब ये समाजवाद कई प्रकार का है, टाइप्स ऑफ सोशलिज्म करते हैं और एक एक करके करते जाते हैं समाजवाद के प्रकार। जैसा समाजवादी उसी प्रकार का समाजवाद। ये कोई 50 तरीके का चलता है,
तभी एक विचारक है CEM जोड, वो ये कहता है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है कि जो पहनता है उसके सिर पे क्या हो जाती है, वो सेट हो जाती है। तब एक विद्वान और है रैमजे म्योर। रैमजे म्योर पब्लिक एड में पढ़ते हैं, नौकरशाही के टाइम भी पढ़ते हैं। ये ब्रिटेन का बहुत ही फेमस विचारक है, ब्रिटेन का रैमजे म्योर। रैमजे म्योर कहता है कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है। गिरगिट क्या बदलता है, आवश्यकता अनुसार रंग बदलता है, वैसे ही समाजवाद भी गिरगिट की तरह क्या बदलता है, रंग बदलता है। ये लिखे हुए हैं सारे, बस देख लेते हैं। क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलता है यार, जिसकी टोपी उसी के अकॉर्डिंग, सिर के अकॉर्डिंग टोपी सेट हो जाती है। तो इसके ना बहुत सारे प्रकार हैं, इनमें से कुछ प्रकार आज हम करेंगे। टाइप्स ऑफ सोशलिज्म में तो रैमजे म्योर और हमने चर्चा की थी CM जोड की। यहां से शुरू करते हैं। यूटोपियन समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद, यूटोपियन सोशलिज्म। काल्पनिक समाजवाद, ये जो नाम है ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने, वो कहते हैं कि किसी भी विचारधारा के लिए, विचार के लिए प्रैक्सिस होना जरूरी है। प्रैक्सिस का तात्पर्य है वो विचार और वो सिद्धांत जिन्हें व्यवहार में ढाला जा सके, उसको प्रैक्सिस बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमसे पहले जितने समाजवादी हुए हैं उनके विचारों में प्रैक्सिस नहीं है। उन्होंने विचार तो बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छी कल्पना की है समाजवाद की, लेकिन उसको लागू कैसे किया जाए, उस समाजवाद को व्यवहार में कैसे परिणित किया जाए, इसके बारे में उन्होंने कोई अच्छी कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की। तो इस हिसाब से तो अपने को कई बार, जैसे हम कहते हैं कि दार्शनिक राजा यूटोपियन लगता है, किसका, प्लेटो का। और कई बार अपने को जब गांधी के राम राज्य की चर्चा करते हैं तो वो भी क्या लगता है, यूटोपियन लगता है, कि जिनको बातें कर सकते हैं लेकिन लागू करना बड़ा असंभव होता है। तो ऐसी चीजों को हम यूटोपियन बोलते हैं। जैसे यूटोपियन जो पुस्तक आई थी वो एक थॉमस मूर था, उसकी 1200 और कुछ में एक पुस्तक आई हुई है, ठीक है, थॉमस मूर की। उसका एक वो द्वीप है, उसमें सारे लोग रहते हैं, सारे सुखपूर्वक रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, फिर जो संपत्ति है उसका सामूहिक उपभोग करते हैं। तो इस द्वीप के ऊपर जो एक अच्छी सी समानतापूर्ण और बड़ी मजेदार सी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को थॉमस मूर यूटोपियन बोलता है, उस द्वीप को। तो वहीं से ये शब्द आया यूटोपियन। तो कुल मिला के ये प्रैक्सिस नहीं है। काल्पनिक समाजवादियों के लिए कार्ल मार्क्स कहता है कि इनके नियम लागू होने वाले नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी कल्पना तो कर दी है लेकिन उसको व्यवहार में डाला नहीं गया। तो ये कहते हैं कि ये जो दर्शन है यहां से शुरू होता है कि दर्शन का जो कार्य है वो केवल व्याख्या करना नहीं है। दर्शन का कार्य केवल व्याख्या करना नहीं है, बल्कि दर्शन का कार्य है कि परिवर्तन कैसे किए जाए। तो दर्शन भी दो प्रकार का है, एक तो सिर्फ व्याख्या करने वाला और दूसरा परिवर्तन करने वाला या व्यवहार में डालने वाला। जब हम व्यवहारवाद की चर्चा करते हैं ना, तो व्यवहारवादियों के लिए हम ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ समस्याओं की क्या की है, व्याख्या की है। समाज में परिवर्तन कैसे आए उस मामले में उन्होंने कोई प्रासंगिक ज्ञान इकट्ठा नहीं किया, रिलेवेंट नॉलेज उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। तो ऐसा ही कार्ल मार्क्स कहता है कि दर्शन का कार्य केवल व्याख्या करना नहीं है, बल्कि स्थितियों में, परिस्थितियों में और समाज में परिवर्तन करना है। फिर इसको ये लाइन याद रखना, ये वेपर की बोली हुई है। वेपर बोला कि कार्ल मार्क्स का जो कहने का तात्पर्य है ये है कि समाजवादियों ने, इससे पूर्व के जो समाजवादी थे, काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की, लेकिन इन गुलाबों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की, खाद की व्यवस्था नहीं की जिसमें ये पनप सके। तो कार्ल मार्क्स कहता है तो इन्होंने सिर्फ गुलाब की कल्पना की है,
इसको व्यवहार में कैसे लाया जाए ये नहीं बताया काल्पनिक समाजवादियों ने। तो कार्ल मार्क्स बोला फिर ये काल्पनिक समाजवादी है, तो इसने कहा कि हमारा समाजवाद कैसा है, वैज्ञानिक समाजवाद है। तो ये काल्पनिक समाजवाद में सुधार के लिए कौन सा समाजवाद आया हुआ है, वैज्ञानिक समाजवाद आया हुआ है। तो ये बोला मेरा समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद क्यों है, ये कहते जो वैज्ञानिक नियम होते हैं ये कल्पना पे आधारित है नहीं होते, बल्कि लंबी रिसर्च के परिणाम होते हैं, इन्हें व्यवहार में डाला जा सकता है और कभी भी इनको देख सकते हैं आप। तो ये कहता मैंने जो नियम बताए हैं या मैंने जो इतिहास की व्याख्या की है और इतिहास की व्याख्या के बाद जो मैंने समाज का बंटवारा किया है, आप व्यवहार में इस बंटवारे को फील कर सकते हैं। समाज ऐसे ही आगे बढ़ा था और समाज ऐसे ही बंटा हुआ है जो मैं बता के गया हूं, और समाज में ऐसे ही परिवर्तन होंगे क्योंकि विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है। तो कार्ल मार्क्स बोला मैं भी क्या कर सकता हूं, भविष्यवाणी, क्योंकि मेरा समाजवाद कैसा है, वैज्ञानिक। मौसम विज्ञान करता है ना भविष्यवाणी, इतने दिनों बाद क्या होगी बारिश, या पहले ही बता देते हैं कि फला दिन है ना चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा। तो ये भविष्यवाणी विज्ञान की विशेषता होती है। तो उसने भी भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन ना संघर्ष होगा और उस संघर्ष में साम्यवादी जो व्यवस्था आएगी उससे पहले सर्वहारा का दिनायकवाद आएगा, उसमें सर्वहारा जीत जाएगा और पूंजीवाद को समाप्त कर देगा। ऐसी भविष्यवाणी उसने भी की। तो बोला मेरा समाजवाद व्यवहार में लागू हो सकता है। तो उसका समाजवाद कैसा समाजवाद है, वैज्ञानिक। और इससे पहले वाले जो समाजवादी है वो कौन है, परेक्सिस का तात्पर्य होता है वो ज्ञान वो दर्शन जिसे व्यवहार में डाल के परिवर्तन किया जा सके। तो ऐसे करके हमने काल्पनिक समाजवाद जो नाम है या समाजवादी है ये कार्ल मार्क्स और एंजल्स का दिया हुआ है। अब हम चर्चा करें कि है कौन कौन जो काल्पनिक समाजवादी, खूब सारे हैं, इसमें बहुत सारे तो फ्रांस के हैं। ऐसे समाजवादियों में एक सेंट साइमन है, ऐसे समाजवादियों में एक रॉबर्ट ओवन है, ऐसे में एक फूरियर है, एक काबेट है, ये सब फ्रांस के, इसको छोड़ के फ्रांसीसी है, एक बाबेफ है, ये सारे। अपन इसकी चर्चा करते हैं, ये महत्वपूर्ण आदमी रॉबर्ट ओवन। ये जो सोशलिज्म हम शब्द पढ़ रहे हैं ये रॉबर्ट ओवन की देन है, ये समाजवाद शब्द। ये था तो ब्रिटेन का, बाद में यूएस चला गया था और यूएस जाकर उसने, ये बहुत बड़ा वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो उसने वहां एक नई ऐसे सोसाइटी बनाने की कोशिश की, नया समाज बनाने की कोशिश की, जहां सारे लोग आपस में मिल बैठ के और काम का बंटवारा करते थे, समान रूप से मेहनत किया करते थे और जो कुछ पैदा होता उसका बंटवारा भी समान रूप से किया जाता था। तो न्यू हार्मनी करके इसने एक बस्ती बसाने की कोशिश की थी, नवीन सामंजस्य, न्यू हार्मनी, नवीन सामंजस्य। ये था रॉबर्ट ओवन, ये समाजवाद शब्द लाया। एक शब्द हम और पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम चर्चा करते हैं, सहकारिता। तो ये सहकारिता ना, ये भी रॉबर्ट ओवन की देन है, सहकारिता। और इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश समाजवाद का पिता। ब्रिटिश समाजवाद का पिता रॉबर्ट ओवन। तो इनमें से आप नाम कोई दो चार याद रखें, ठीक है, रॉबर्ट ओवन को जरूर याद रखें। समाजवाद शब्द, सहकारिता, इसकी देन है दोनों। न्यू हार्मनी तो एक बस्ती का नाम है जिसने कोशिश की थी, असफल कोशिश, और इसको ब्रिटिश समाजवाद का हम पिता कहते हैं। ये तो थे काल्पनिक समाजवादी। अब हम करते हैं उन समाजवादियों को जो वैज्ञानिक समाजवादी है, उनकी चर्चा करते हैं एक एक करके, और वो अध्यय के बारे में क्या कहते हैं उनकी चर्चा करते हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म, इसके प्रणेता है कार्ल मार्क्स और एंजल।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण। कई बार सीधा ही पूछते हैं, बताओ ये लाइन कहां से आई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि राज्य क्या है, कि राज्य पूंजीपतियों की सम्मिलित कार्य समिति है, पूंजीपतियों की कार्य समिति है। और ये वर्ग शोषण का उपकरण है। अब थोड़ी सी चर्चा करें। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि पूंजीपतियों की कार्य समिति है जो किसके पक्ष में कार्य करती है, पूंजीपतियों के। और पूंजीपतियों के पक्ष में कार्य करते हुए करती क्या है, ये दूसरे वर्ग का शोषण करती है। शुरुआत से इसीलिए इसका गठन किया गया था ताकि एक वर्ग है वो दूसरे वर्ग का शोषण कर सके। शुरुआत में इसके मालिक थे वो दास समाज में मालिक इसके प्रभुत्व रखता था। अरस्तु के टाइम में अरस्तु और ये सारे मालिक थे, दासों का शोषण किया करते थे, राज्य का साथ लेके, राज्य के कानूनों का साथ लेके, पुलिस और मिलिट्री का साथ लेके। फिर आगे बढ़े तो ये सामंतों का हो गया और किसानों का शोषण करते थे। बाद में ये बुर्जुआ शोषण का उपकरण हो गया और फिर ये सर्वहारा का शोषण करने लगा। बाद में ये सर्वहारा का हो जाएगा और सर्वहारा का हो जाएगा, फिर ये किसका शोषण करेगा, ये पूंजीपतियों का शोषण करेगा। और फिर एक दिन पूंजीपति और बुर्जुआ समाप्त हो जाएंगे। उस दिन फिर वर्ग शोषण बंद हो जाएगा। उस दिन राज्य का क्या होगा। अब राज्य का होगा क्या, ये है राज्य जिस दिन सोसाइटी क्लासलेस हो गई, सोसाइटी वर्ग विहीन हो गई, क्योंकि अब सर्वहारा ने अंतिम में बुर्जुआ को जिस दिन मार दिया तो सारे सर्वहारा हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे सारे और कोई नहीं बचेगा। और मजदूर एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे तो सोसाइटी क्लासलेस हो जाएगी, तो वो शोषण विहीन भी हो जाएगी। क्योंकि अब वर्ग नहीं है, शोषण नहीं है, तो फिर शोषण करने के लिए एक वर्ग के दूसरे वर्ग का शोषण के लिए राज्य की आवश्यकता भी, तो स्टेटलेस कंडीशन हो जाएगी। तो क्लासलेस सोसाइटी स्टेटलेस सोसाइटी बन जाती है। स्टेटलेस सोसाइटी। अब ये स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी तो राज्य का होगा क्या। तो राज्य के दो काम हो सकते हैं, मैं बस बता रहा हूं, काम नहीं, इसकी आगे इन फ्यूचर क्या होगा। एक तो राज्य समाप्त किया जाएगा या राज्य समाप्त हो जाएगा। अब ये आता है कि जैसे ही शोषणविहीन और वर्गविहीन सोसाइटी की स्थापना होगी, राज्य गायब किया नहीं जाएगा बल्कि अपने आप ही लुप्त हो जाएगा। तो एक होता है गायब करना, एक होता है लुप्त होना, अपने आप ही लुप्त हो जाएगा। जिस चीज की उपयोगिता नहीं होती वो अपने आप ही लुप्त हो जाता है। एंजल्स बोलता है कि ये ऐसे ही होगा जैसा कि हंसिया और हथौड़ी के साथ हुआ। जैसे कटिंग वाले आरे आ गए, मशीन से चलने वाले हंसिया और हथौड़ी अपने आप ही गायब हो गए, उनको गायब किया नहीं था, वो अपने आप ही अजायब घर में चले गए। वैसे एक दिन राज्य कहां चला जाएगा, अजायब घर में चला जाएगा। तो कुल मिला के कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि ये वर्ग शोषण का उपकरण है। आप इस शब्द को अब ध्यान रखना, ये वर्ग शोषण का एक यंत्र है, एक उपकरण है। तो ये जो राज्य है ये कृत्रिम है या प्राकृतिक है या कैसा है, कृत्रिम है। इसको पैदा किया गया है एक वर्ग के द्वारा, उसने बनाया है अपने फायदे के लिए। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद में कार्ल मार्क्स ये बोला। अब ये तो कह के चले गए, अब अगली कंडीशन आएगी, लेनिन क्या कहता है राज्य के बारे में, उसकी चर्चा करते हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो समर्थक हैं कार्ल मार्क्स और एंजल के, इसको इन लोगों को हम परंपरागत मार्क्सवादी बोलते हैं। परंपरागत मार्क्सवादी जो कार्ल मार्क्स और एंजल के किसको मानते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद को। अब ये है कौन, तो इनमें सबसे बड़ा विद्वान है लेनिन। फिर लेनिन के टाइम में एक व्यक्ति होता प्लेखानोव, एक रोजा लग्जमबर्ग थी पोलैंड की, माओ था चीन में, फिदेल कास्त्रो था क्यूबा में, और उसके बाद स्टालिन था, ट्राटस्की था
ये सारे लोग कौन थे? परंपरागत मार्क्सवादी। ये इनको अपन क्या कह सकते हैं? वैज्ञानिक समाजवादी कहते हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद को जो मानते हैं उनको अपन पुराने वाले मार्क्सवादी कहते हैं। बाद में जो नव मार्क्सवादी है, ये वैज्ञानिक समाजवाद को नहीं मानते, बल्कि ये उस मार्क्स को मानते हैं जो युवा मार्क्स है, उसको मानते हैं ये। तो अब हम परंपरागत मार्क्सवादियों की चर्चा करेंगे। पहले मैं एक बार दोबारा नाम बता दूं, परंपरागत मार्क्सवादी, क्लासिकल मार्क्सिस्ट। ऐसे मार्क्सिस्ट में प्लेखानोव, एक नाम लिख लो, कहीं नहीं लिखा तो प्लेखानोव। ये है लेनिन। लेनिन का उत्तराधिकारी था स्टालिन। स्टालिन ने मार दिया ट्राटस्की को। फिर और देशों में हुआ, उनमें था माओ त्से तुंग, एक थी रोजा लग्जमबर्ग, एक था जर्मनी में कार्ल काटस्की, ये महिला है रोजा लग्जमबर्ग, कार्ल काटस्की, फिदेल कास्त्रो। ये व्यक्ति परंपरागत मार्क्सवादी, ये विचारक जो भी हैं, और भी हैं, पर ये मुख्य है। पहले इसका नाम कम सुना आपने, इसकी चर्चा कर लेते हैं। कार्ल काटस्की की चर्चा कर लेते हैं, फिदेल कास्त्रो की चर्चा कर लेते हैं। बाकी की चर्चा तो आज करेंगे अपन। नाम लिख लिया, प्लेखानोव। प्लेखानोव मेन सेविकों का नेता था। ये मेन सेविक कौन थे? एक बोल सेविक थे। रशिया की जो क्रांति हुई 1917 की क्रांति, उसको अपना बोल सेविक क्रांति बोलते हैं। और इनके साथ एक और थे मेन सेविक, ये अल्पसंख्यक थे। मेन सेविकों का यह कहना था कि हम कार्ल मार्क्स ने जो कहा गया है वैसा ही करेंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि पहले समाज कृषि समाज होगा, जिसमें सामंत शोषण करेंगे किसानों का। उसके बाद अर्थव्यवस्था का रूप बदलेगा और औद्योगिकरण होगा, औद्योगिक क्रांति होगी। उसमें फिर लोग खेती छोड़कर उद्योगों में आ जाएंगे, तब वो औद्योगिक समाज जाएगा। तो कृषि समाज के बाद कौन सा समाज आएगा? औद्योगिक समाज आएगा। औद्योगिक समाज में वर्ग दो हो जाएंगे, एक बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा। अब ये कृषि समाज नहीं है, बल्कि अब ये बुर्जुआ सोसाइटी है या औद्योगिक समाज है। इस समाज में आएंगे तब सर्वहारा क्रांति होगी। तो प्लेखानोव बोला कि चलो क्रांति नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं करेंगे? कि क्योंकि अभी भी रशिया है, ये पिछड़ा हुआ कृषि समाज है, या औद्योगिक क्रांति हुई नहीं है, तो क्रांति अभी नहीं करेंगे। या औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, तो पहले ना औद्योगिक क्रांति होगी, उसके बाद बुर्जुआ किसको मारेगा? सामंतों को। उसके बाद अपन क्रांति करेंगे, फिर सर्वहारा क्रांति होगी। इसका मतलब वो कहते हैं अभी सर्वहारा क्रांति का उपयुक्त समय नहीं आया है। जैसे पहले बुर्जुआ ने मारा 1688, 1789 में या 1776 में सामंतों को। आप वो नहीं समझ, छोटी सी ये जो लड़ाई, ये 1688 की लड़ाइयां या 1789 का मूल चक्र है, ये सामंतों का और किसका है? पूंजीपतियों का है। पूंजीवादी जो उद्योगपति थे वो संसद को मजबूत करना चाहते और सामंत राजा को मजबूत करना चाहते। यही झगड़ा था, मूल झगड़ा। ये कह रहे हैं कि रशिया अभी भी कृषि प्रधान समाज है, उद्योग प्रधान हुआ ही नहीं है, तो यहाँ क्रांति नहीं हो सकती, सर्वहारा क्रांति यहाँ नहीं होगी। पहले यहाँ पूंजीपति या बुर्जुआ वो क्रांति करेंगे और फिर अपन क्रांति करेंगे। लेकिन लेनिन ने कहा नहीं, क्रांति तो अभी होगी। अब थोड़ी देर बाद लेनिन को पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे क्रांति अभी क्यों होगी। तो वो प्लेखानोव मेन सेविकों का नेता था। तो ये हो गया, इनका क्रांति में सीधा सहयोग नहीं था। सीधा सहयोग लेनिन के नेतृत्व में जो थे वो बोल सेविक थे। बोल सेविक होते हैं बहुसंख्यक और मेन सेविक होते हैं अल्पसंख्यक। ये इसका ये रशियन शब्द है जिसका तात्पर्य अल्पसंख्यक है। और लेनिन नेता था बहुसंख्यकों का, जिनको बोल सेविक बोलते हैं, बहुसंख्यक। इसीलिए जो रशियन क्रांति है उसको अपन कौन सी क्रांति बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, जो 1917 में हुई थी। कुछ इसको मार्क्सवादी क्रांति कह देते हैं, कुछ को साम्यवादी क्रांति कह देते हैं, नाम कई है।
इसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं अधिकांश लोग। स्टालिन, इस लेनिन के दो आगे उत्तराधिकारी थे, एक स्टालिन था और एक ट्राटस्की था। इन दोनों के विचारों में भेद था। कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो जो साम्यवाद आएगा ना वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आएगा। तुम सारे मजदूर एक हो जाएंगे और देशों की सीमा लांघ देंगे, क्योंकि देशों की जो सीमा बनाई है ना ये बुर्जुआ लोगों ने बनाई है, मजदूरों का कोई देश है नहीं होता। स्टालिन ने यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम अभी निर्यात नहीं करेंगे साम्यवाद का, क्योंकि अगर साम्यवाद का निर्यात किया ना तो रूस एक अकेला देश है, चारों तरफ से पूंजीवादी देशों से घिरा हुआ है। तो हमने दूसरे देशों में हस्तक्षेप किया ना तो रूस खुद कमजोर रह जाएगा, तो दूसरे देश इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। तो एक बार पहले कहां मजबूत किया जाए, रूस को पहले मजबूत किया जाए। तो एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम क्रांति का समर्थन नहीं करेंगे, एक बार इस देश में मजबूत करते हैं फिर देखेंगे बाहर। टाटस्की का नहीं, हम तो क्रांति का क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, हम तो जो मार्क्स के गया वही करेंगे, हम दूसरे देशों में क्रांति भड़काएंगे, रशिया में तो हो ही गई है और देशों में भड़काएंगे। तो इस मुद्दे को लेकर स्टालिन और ट्राटस्की में आपस में मतभेद थे। फिर एक दिन ट्राटस्की देश छोड़ के भाग गया, फिर पीछे जाकर स्टालिन ने इसको कोई बनने के 12-13 साल बाद मरवा दिया इसको। 23-24 में लेनिन के मरते ही, और कौन बना था वहां का मुखिया, यूएसएसआर का मुखिया स्टालिन बना था। ट्राटस्की भी दावेदार था, लेकिन ये भाग गया था बाद में स्टालिन के डर से, क्योंकि सत्ता पे कब्जा इसका हो गया था। फिर बाद में इसको मरवा दिया। माओ से तुम की चर्चा कर ही लेंगे। रोजा लग्जमबर्ग, ये पोलैंड की थी और ये मूल मार्क्सवादी है। कार्ल काटस्की, ये बहुत बड़ा वो थिंकर है जर्मनी का, जो मूल वैज्ञानिक मार्क्सवादी है। मार्क्सवाद की जितनी ऑथेंटिक व्याख्याएं हैं वो या तो लेनिन ने की है या किसने, कार्ल काटस्की, बहुत बड़ा विचारक था ये वैज्ञानिक मार्क्सवाद का। फिदेल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो क्यूबा का था, और जो 1959 में क्यूबा में जो साम्यवादी क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया था, फिदेल कास्त्रो। बहुत लंबे समय तक राष्ट्रपति रहा है, वो है फिदेल कास्त्रो। क्यूबा अमेरिका के नीचे, यूएसएसआर के नीचे एक छोटा सा देश है। वो वहां खाड़ी है, वो कौन सी बोलते हैं, मेक्सिको नहीं, मेक्सिको खाड़ी के नीचे एक और है उसका, उसे इलाके को क्या बोलते हैं, कैरेबियन खाड़ी का देश है ये। हाँ, कैरेबियन खाड़ी का देश है क्यूबा, छोटा सा देश है। तो ये हमने प्लेखानोव की नई चर्चा की, ट्राटस्की की चर्चा की, कार्ल काटस्की। अब देखिए नाम अलीस है, ये ट्राटस्की और ये कार्ल काटस्की है। ये थोड़ा सा नाम एक बार देखें याद हो जाएंगे। फिदेल कास्त्रो की चर्चा तो हमने खूब सुन रखी है। अब हम चर्चा करेंगे लेनिन की, इसकी बड़ी मजेदार चर्चाएं। लेनिन की चर्चा करेंगे तो आप ध्यान रखना, इसकी आगे कई बार चर्चा आएगी, राजनीतिक दल करेंगे तब इसकी चर्चा आएगी। लेनिन बोलते हैं कैसा मार्क्सवादी है, परंपरागत मार्क्सवादी। लेकिन मार्क्सवाद ने दरअसल सिद्धांत दे के दिया गया था, उसके टाइम में कोई बड़ी व्यवहारिक क्रांति हुई नहीं थी। तो किसी भी सिद्धांत को जो व्यवहार में ढाला जाता है तो उसमें समय अनुकूल और परिस्थिति अनुसार बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन लेनिन ने कार्ल मार्क्स में किए थे। ये नहीं, उसका मूल स्वरूप नहीं बदला, लेकिन जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां उसने परिवर्तन किए। तो अब हम लेनिन की चर्चा करते हैं कि लेनिन ने क्या किया। व्लादिमीर लेनिन, लेनिन था जिसने रूस को यूएसएसआर बनाया। पहले रूस ही था, फिर उसके बाकी पार्ट और बाकी राष्ट्रीयताएं इसके साथ है और जोड़ दी गई। ये 14 देश और थे और एक रूस था, उनको 15 को मिला के क्या बना था, यूएसएसआर बना था। फिर 91 में वापिस ये विखंडित हो गए थे। वो लेनिन था, लेनिन जिसने मार्क्सवाद को व्यवहार में डाल के दिखाया। इसने जो पहला परिवर्तन तो ये किया, मुद्दा यहां से शुरू होता है, आइडियोलॉजी से, विचारधारा से। आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स कहा करता था कि जो ये विचारधारा है ये मिथ्या चेतना है, फॉल्स कॉन्शियसनेस है, मिथ्या चेतना। मिथ्या चेतना का हम नशा करते हैं, मान लेते हैं कई बार नशा करते हैं, तो नशा है ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस सा लेके आता है कई बार। तो वो कैसी चेतना पैदा करता है हमारे अंदर, मिथ्या। उतरते ही हम कैसे हो जाते हैं, वापस वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। ऐसा ही मिथ्या चेतना कौन पैदा करती है हमारे अंदर,
विचारधारा पैदा करती है। विचारधारा हमें वास्तविक कंडीशन का पता ही नहीं चलना देती। ये हमारे विचारों पे, हमारे मस्तिष्क के ऊपर कब्जा कर लेती है। तो बुर्जुआ क्या करते हैं, इन विचारों के द्वारा सर्वहारा के मन के ऊपर, पूंजीपति है वो मजदूरों के मन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उनको दिमाग में ये बिठा देते हैं कि पूंजीवाद, उदार पूंजीवादी लोकतंत्र से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है। जो योग्यता पे बल दे रहा है, जो वोट का अधिकार दे रहा है, जो सबको समान प्रक्रिया के तहत ला रहा है, इससे अच्छी कोई व्यवस्था, जो स्वतंत्रता के ऊपर बल दे रहा है, ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती। जो जीवन का अधिकार दे रहा है और यहाँ तक कि मजदूरों को अनुबंध की स्वतंत्रता दे रहा है कि आप चाहो तो किसी भी पूंजीपति के साथ रह के उसकी फैक्ट्री में काम करने लग जाओ। तो ऐसे करके वो झूठा छलावा देता है मजदूरों को। तो विचारधारा की जरूरत शोषण करने के लिए होती है। जहां शोषण नहीं होता वहां विचारधारा भी नहीं होती। तो फिर ये कहता है, फिर मजदूर क्या करेंगे कि मजदूरों को विचारधारा रूपी मिथ्या चेतना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनको काहे की आवश्यकता होती है, चेतना की। उनको कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है। तो विचारधारा एक मिथ्या चेतना है और चेतना एक ऐसी चेतना होती है जिसमें किसी का शोषण विहीन नहीं होता। एक सच्ची चेतना होती है जिसमें शोषण का भाव नहीं होता, किसी के मस्तिष्क पे कब्जा करने का भाव नहीं होता। तो चेतना में और विचारधारा में फर्क होता है। वो कहता है विचारधारा शोषण का आधार होती है, चेतना जागृति का आधार होती है, शोषण का आधार नहीं होती। चेतना आपको यह बताती है कि कौन आपका शोषण कर रहा है, विचारधारा ये बताती है कि हम धीरे धीरे आपका शोषण करते कैसे। तो विचारधारा आवश्यकता होती है उस वर्ग की जो कौन होता है, शोषक। और चेतना किस में आनी चाहिए, जो शोषित होते हैं, उनमें चेतना की जरूरत होती है। ऐसे मुद्दा हो गई। फिर क्या क्रांति करेंगे कैसे, पूंजीवाद दिमाग में बैठ गया है, वो ये मिथ्या चेतना है। जब लोगों से ये कहा गया ना आपके अंदर जो चेतना है वो मिथ्या है, तो लोग उस चेतना को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर क्या आएगी उनके अंदर, चेतना। तब उनमें कॉन्शियसनेस आएगी। जब मजदूरों में कॉन्शियसनेस आएगी फिर वो क्रांति कर देंगे। कॉन्शियसनेस आते ही तो उनके दिमाग से क्या उठानी है, जो मिथ्या बातें वो साफ करनी है। और मिथ्या बातें घुसाती कौन है, विचारधारा, आइडियोलॉजी घुसाती है। तो ऐसे कह के उसने फिर मिथ्या चेतना और विचारधारा की बजाय बल काय के ऊपर दिया, चेतना के ऊपर बल दिया। तो इसकी तो बड़ी एक मजेदार परिभाषा है कि वर्ग क्या होते हैं, वर्ग बनते कैसे। तो वर्ग बनते तो आर्थिक आधार के ऊपर, एक अमीर वर्ग और एक है, लेकिन वो वर्ग अभी कंप्लीट नहीं है। जब तक अमीर अपने आप को अमीर नहीं समझेगा और गरीब अपने आप को गरीब समझ के और शोषित समझ के और ये नहीं समझेगा ना मेरा शोषण कर कौन रहा है, तब तक वो वर्ग पूरा नहीं होता। अब फिर देखें कि नारियां भी ना दो तरीके की होती है, शोषण दोनों का होता है। एक वो नारी होती है जो शोषण को नियति मान के स्वीकार कर लेती है, वो कहती है क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ही समाज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नारीवादी नहीं है। नारीवादी कौन सी होती है, जिसके अंदर ये चेतना होती है कि पुरुष प्रधान समाज में मेरा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो होती है नारीवादी। तो वर्ग तब पूरा होता है जिसमें अपने शोषण को समझने लग जाता है और शोषण के विरोध में उसके मन में क्या आ जाती है, चेतना आ जाती है। तो अब ये चेतना लाएगा कौन, मुद्दा ये था। ये कौन बताएगा उन मजदूरों को कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, समाज ऐसे ऐसे डेवलप हुआ है, आज ये कंडीशन है, कल तुम क्रांति करोगे और उसके बाद सर्वहारा का विनायकवाद आएगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और राज तुम्हारा होगा, तुम बहुत बलशाली हो। ये मजदूरों को बताएगा कौन। तो कार्ल मार्क्स बोला, अभी कार्ल मार्क्स की चर्चा कर रहे हैं कि कार्ल मार्क्स बोला कि चेतना कैसे आती है, स्वतः आती है। रोजा लग्जमबर्ग भी बोली कि चेतना स्वतः आती है। रोजा लग्जमबर्ग बोली, काटस्की नहीं बोला कि चेतना स्वतः आती है। खैर ज्यादा याद नहीं करें, इतना याद करें, कार्ल मार्क्स भी बोला कि चेतना क्या आती है, स्वतः। रोजा लग्जमबर्ग भी बोली चेतना स्वतः आती है। अब आ गया लेनिन। लेनिन बोला कि ऐसा नहीं होता, ये चेतना मजदूरों में स्वतः नहीं आती। ये स्वतः कैसे आती है, तो लेनिन बोला कि मजदूर है ना एक जगह रहते हैं सारे, क्योंकि उद्योगों का केंद्रीयकरण हो जाता है। जहां एक उद्योग लगता है वहीं दूसरा उद्योग लगता है। जब मजदूर एक जगह रहते हैं ना तो वो एक दूसरे चर्चा करते हैं और हम इतने सारे लोग शोषित हो रहे हैं एक साथ, तो हम क्यों हो रहे हैं, तो रोज विचार करते हैं तो एक मजदूर से दूसरे मजदूर, दूसरे से तीसरे मजदूर, धीरे धीरे चेतना का प्रसार हो जाता है।
तो उद्योगों का केंद्रीयकरण है ना, ये चेतना का बहुत जल्दी प्रसार कर देता है एक मजदूर से दूसरे मजदूर, क्योंकि मजदूर दो तीन जगहों के ऊपर रहते हैं। दो तीन जगह मतलब हर एक देश में उद्योगों के बड़े बड़े सेंटर विकसित हो जाएंगे। जगह जगह उद्योग नहीं होंगे कि पीलीबंगा में है, कालीबंगा में है, फलानी जगह है, झुंझुनू में है, चूरू में, बल्कि कितने सेंटर विकसित हो जाएंगे, दो तीन सेंटर विकसित होंगे पूरे देश में, बहुत बड़े बड़े, लाखों करोड़ों मजदूर वहीं रहा करेंगे। तो उनमें चेतना का प्रसार जल्दी होगा। और चूंकि वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की नियति को देखते हैं, समझ भी जाते हैं कि हम सब एक जैसे क्यों हैं, क्योंकि पूंजीपति हमारा शोषण कर रहा है। अब एक छोटे गांव के लोग ये सोचते हैं कि हमारी कंडीशन ऐसी होगी, दूसरा गांव तो अच्छा होगा। तो यहां ऐसा नहीं होता, यहां लोग एक दूसरे को देखते हैं। तो ये कहते हैं चेतना स्वतः आती है। लेनिन ने बोला नहीं, चेतना स्वतः नहीं आती, कि मजदूरों में जो चेतना आती है ना, वो मजदूर लेवल की आ सकती है, दिहाड़ी लेवल की आ सकती है। मजदूरों ने विरोध किया पूंजीपति का। पूंजीपति आएगा, हाँ भाई बोलो क्या चाहते हो। तो बोले तू हमारा शोषण कर रहा है, ये है वो है। तो बोले इतनी सी बात है, आर्थिक शोषण हो रहा है। कि हाँ, कितने दिहाड़ी मिल रही है? कि 300 रुपए, बढ़ाए तुम्हारे आज से 100 रुपए। सारे मजदूर क्या भी तालियां बजा देते हैं और वापस क्या लौटे आते हैं, काम पे लौटे आते हैं। क्योंकि एक मजदूर की सोच है ना, वो पैसे पे आके क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्योंकि आज तक भूख मरा है, वो सोचता और 25% बढ़ा दिया, बल्ले बल्ले हो गई। तो कहता है इस सोच को बढ़ा के और कहां के स्तर के ऊपर लेके जाना, क्रांति के स्तर के ऊपर। उसको ये समझाना कि अरे फैक्ट्री तेरी है, ये दिहाड़ी तेरी नहीं है बल्कि फैक्ट्री तेरी है। तो मजदूर को पचती नहीं है ये बातें कि फैक्ट्री मेरी थोड़ी हो सकती है, मेरे तो दादा से क्या मिल सकती है, दिहाड़ी मिल सकती है। वो 200 के बजाय 400 हो सकती है, 400 के बजाय 800 हो सकती है, इससे ज्यादा मेरा हक नहीं बनता। तो फिर इसको कौन समझाएगा कि फैक्ट्री तेरी है? तो ये एक बार समझने से नहीं होगा, बल्कि बार बार इसको समझाया जाएगा। अब बार बार कौन समझाए? मजदूरों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो तो सुबह से शाम तक क्या करते हैं, काम करते हैं। तो फिर इसके लिए एक वैनगार्ड होगा। वैनगार्ड होता है हरावल दस्ता। तो ये कहता है कि चेतना स्वतः नहीं आती। नंबर 1, चेतना स्वतः नहीं आती, चेतना बाहर से लानी पड़ती है। ऐसा ही ग्रामशी बोलता है, ऐसे लेनिन बोलता है। चेतना स्वतः नहीं आती, लेनिन कहता है चेतना बाहर से लानी पड़ती है। चेतना बाहर से लानी पड़ती है तो कौन लाएगा फिर? तो ये कहता है कि व्यावसायिक क्रांतिकारी होंगे। व्यावसायिक क्रांतिकारी, ये व्यावसायिक क्रांतिकारी क्या होते हैं? जिनका व्यवसाय क्या होता है, क्रांति कराना होता है। ये लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, कार्ल मार्क्स और भांति भांति आपस में चर्चाएं परिचर्चाएं करते रहते हैं, गुप्त रूप से संगठन तैयार करते रहते हैं। ये मजदूर नहीं होते, क्योंकि मजदूर होंगे तो फिर वही चलते हैं, वहीं अपने अरस्तु के पास चलते हैं। अगर मजदूर होंगे तो इनके पास पढ़ने लिखने का और दिमाग को शार्प करने का टाइम नहीं होगा। तो दरअसल ये व्यवसाय होता है इनका क्रांति करवाना। ये ना ऐसे रचे बसे मार्क्सवादी होते हैं जिनका काम ही होता है भाषण देना, संगठन तैयार करना और मजदूरों को क्रांति के लिए प्रेरित करना। ये मजदूर नहीं होते, बल्कि मजदूरों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। फिर ये व्यवसायिक क्रांतिकारी होते हैं। और ये जो काम करते हैं वो काय का करते हैं? वैनगार्ड्स का, हरावल दस्ता। ये हरावल दस्ता वो होता है जो सेना में आगे आगे चलता है। तो ये जो व्यवसायिक क्रांतिकारी होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे क्रांति कराने में, जैसे लेनिन था, जैसे स्टालिन था, जैसे टाटस्की था, जैसे माओ और उसके आदमी थे, ये कुछ ही लोग होते हैं तो ये काम करते हैं, ये संगठन तैयार करते हैं। ये हरावल दस्ता क्या करेगा? ये हरावल दस्ता जो व्यवसायिक क्रांतिकारियों को आगे आगे चलेगा, ये मजदूरों को भड़काएगा, मजदूरों में चेतना का प्रसार करेगा और चेतना का प्रसार करके एक दिन क्रांति करवा देगा, क्रांति का नेतृत्व करेगा। फिर जब क्रांति हो जाएगी ना, तो फिर ये देश को संभालेंगे। सर्वहारा का अधिनायकवाद है, ये इनके नेतृत्व में आएगा। तो सर्वहारा सारे तो कर नहीं सकते राज, तो सर्वहारा की तरफ से कौन करेगा? ये हरावल दस्ता। ये हरावल दस्ता क्या होगा? तो ये बोला ये हरावल दस्ता होगा साम्यवादी दल, यानी एक पार्टी खड़ी की जाएगी। किस नाम से? साम्यवादी दल से। अब देखो परिवर्तन कर दिया, गड़बड़ कर दी इसने। कार्ल मार्क्स बोला करता था न तो जरूरत है विचारधारा की और न ही जरूरत है दल की। कि दल तो मूर्ख बनाने के लिए होते हैं, दल कितने ही खड़े कर लो,
ये भले ही मजदूरों की बात करते होंगे, वोट लेने के बाद जैसे किसी दल की सरकार बनती है वो किसके पक्ष में नीतियां बनाता है? अमीरों के पक्ष में नीतियां बनाता है। तो दल भी शोषण का आधार है, मजदूरों को दलों की जरूरत है, सर्वहारा का कोई दल नहीं होगा। लेनिन बोला दल की जरूरत है गुरुजी, क्योंकि दल किसका काम करेगा? राहुल। हाँ, दल एक ही होगा, वो कौन सा होगा? एक ही दल होगा, वो साम्यवादी दल होगा। ये क्रांति करवाएगा और क्रांति के बाद देश संभालेगा, साम्यवादी दल। अब देखो इसने क्या क्या परिवर्तन कर दिया है। विचारधारा होगी, क्योंकि अगर विचारधारा नहीं हुई, ये साम्यवादी दल उस विचारधारा का प्रचार करेगा। अगर आपने मजदूरों के मन में विचारधारा नहीं घुसाई तो एक बार उनके मन में चेतना आई, मान लेते हैं चेतना लाई गई और चेतना ला के उन्होंने क्रांति कर दी। क्रांति करके अब चारों तरफ अब आ गया है सर्वहारा का अधिनायकवाद। अब चेतना की जरूरत है नहीं है, क्योंकि क्या आ गया? सर्वहारा का। तो दूसरे लोग फिर वापस उनके मन में क्या घुसा देंगे? विचारधारा घुसा देंगे। तो अगर दूसरी विचारधाराओं को घुसने से उनके मन में रोकना है तो उनके मन में साम्यवादी विचारधारा घुसानी पड़ेगी, वरना अगर इनका मस्तिष्क खाली रह गया ना तो ये पूंजीपति दोबारा उनके दिमाग में क्या घुसा देंगे? आइडियोलॉजी। इसलिए वो कहता है कि विचारधारा भी जरूरी है। अब हम देखें कि लेनिन ने बड़े बड़े क्या क्या परिवर्तन किए कार्ल मार्क्स में। परिवर्तन जो लेनिन ने व्यवहार में डालने के लिए क्रांति को क्या किया? नंबर 1, दल होगा, लेकिन एक होगा कौन सा? साम्यवादी दल होगा। नंबर 2, विचारधारा बताओ होगी या नहीं होगी? होगी विचारधारा। चेतना आई सवता आएगी या लाई जाएगी? लाई जाएगी। चेतना लाई जाएगी। लाएगा कौन? साम्यवादी दल लाएगा। इसको वो क्या बोलता है? व्यवसायिक क्रांतिकारियों का रावल दस्ता। यहां तक आ गया। ये देखो मुख्य मुख्य परिवर्तन हो गए कि एक दल भी होगा, विचारधारा भी होगी, चेतना स्वतः नहीं आती बल्कि लाई जाती है, और एक सरोहारा का एक दस्ता होगा, रावल दस्ता, जो क्रांतिकारी व्यवसायिक क्रांतिकारी होंगे। अब ये 2-3 बड़ी जोरदार और बातें बोलता है। पहले तो ये कहता है जो दल होगा वो कैसा होगा, तो दल का संगठन कैसा होगा। तो ये एक सीधा ही सवाल आता है, क्वेश्चन सीधा ही, कि दल का जो संगठन होगा वो लोकतांत्रिक, कहीं गलत लिख दिया तो सही कर लेना, वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद पे आधारित होगा। अगर विकेंद्रित कर लिख दिया तो सही कर लेना, कहीं केंद्रवाद ये क्या? लोकतांत्रिक केंद्रवाद पे आधारित होगा। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन टाइप का उसका संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन। अब कई बार ना अपने को संगठन समझ में नहीं आता कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। अपना ना इस संस्थान का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इसमें ना ऊपर इसका एक मालिक है, फिर उसके नीचे कोई 2 जने इसके संचालक होंगे, फिर इनके नीचे कुछ लोग काम करते हैं। ये इसका क्या हो गया? ऐसा संगठन हो गया। संगठन भांति भांति हो गए। कुछ पैरेलल संगठन होते हैं जिसमें सारे लोग क्या होते हैं? एक समान होते हैं, ठीक है। कुछ संगठन ऐसे होते हैं एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब हम देखें कि जो साम्यवादी पार्टी का संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो कैसे होगा? तो वो होगा लोकतांत्रिक केंद्रवाद के ऊपर आधारित होगा। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य यह है कि जब साम्यवादी पार्टी के अंदर उच्च नेतृत्व का चुनाव होगा तो नीचे का जो काडर है वो उसका चुनाव करेगा। देखिए साम्यवादी पार्टी की बड़ी विशेषता होती है कि इसका आम आदमी सदस्य नहीं होता। इसके सदस्य वही होते हैं जो इसके लिए रेगुलर काम करते हैं, और काम करते हैं ना, उनको बदले में ऑफिस दिया जाता है, बदले में उनके खर्चे पानी की व्यवस्था की जाती है। देखिए आप कांग्रेस और बीजेपी के मेंबर है ना, तो आपकी मेंबरशिप अलग प्रकार की है। हम तो 54-58 दे के 2-10-100 रुपए दे के इनके सदस्य बन सकते हैं। हमारा निरंतर सक्रिय रहना जरूरी नहीं हो सकता। इनके सदस्य ऐसे नहीं होते। अपने देश में तो अलग व्यवस्था है, अपने असम में संगठन अलग प्रकार के, जैसे चीन के अंदर है, यूएसएसआर में है, यहाँ संगठन अलग प्रकार का है। वहां वही लोग होते हैं जो निरंतर सक्रिय रहते हैं पार्टी के अंदर। पार्टी उनको ऑफिस देती है, पार्टी उनको खर्चा देती है, मतलब वो परमानेंट उस पार्टी के लिए काम करने वाले सदस्य होते हैं, उसको काडर बोलते हैं।
तो ये क्या करते हैं, जो नीचे का काडर होगा ना, वो ऊंचे के नेतृत्व का क्या करेगा, चुनाव करेगा। जो नीचे आपके गांव में 2 या 3 ही कॉमरेड होते हैं या एक ही कॉमरेड होता है, वो पूरे गांव को देखता है, उसको ऑफिस मिला होता है, उसको पैसे मिलते हैं, मतलब वो एक कर्मचारी टाइप होता है जो 24 घंटे संगठन का काम करता है। जैसे आप ऐसा नहीं, काडर समझ नहीं आता ना, आरएसएस के कुछ संगठनों को आप जानते हो, आरएसएस का संगठन है, उसमें कुछ है वो स्थायी प्रचारक होते हैं जो शादियां नहीं करते, बल्कि वो आरएसएस का क्या करते हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा का प्रचार करते हैं, उनको ऑफिस मिलता है, उनको सुविधाएं मिलती है, सारा होता है उनका। तो ऐसे ही ना इसके अंदर काडर होते हैं। तो नीचे का काडर है ना, ऊपर के नेतृत्व का क्या करेगा, चुनाव करेगा। मान लेते हैं 100 गांवों के लोगों को एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे वो, फिर 100 गांवों का एक काडर ने मिलकर 100 काडर, एक हर एक गांव में एक मान लेते हैं, तो 100 लोगों ने मिलकर कितने व्यक्ति का चुनाव किया, एक। फिर ऐसे करके और 100 गांव के जो फिर ऐसे करके 50 आदमी हो गए, उन्होंने 10 का किया, 10 ने फिर किसका किया, एक का। तो ऐसे संगठन बनता ही है। फिर आगे इनके संगठन बनते हैं। अब देखो नीचे वाले किसका चुनाव कर रहे हैं अपने से, ऊपर वालों का, और ऊपर वाले किसका कर रहे हैं, ऊपर वालों का। तो संगठन जब निर्मित हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। नीचे के लोग हैं वो ऊपर के लोगों का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन जब बन जाता है एक व्यक्ति इस काडर का नेतृत्व, फिर एक व्यक्ति के पास नेतृत्व आ गया, अब वही होगा जो ये कहेगा। अब नीचे वाले सबको इसकी बात है माननी होगी। तो जो चयन का सूत्र है ना, वो तो नीचे से चलता है, लेकिन आदेशों का सूत्र ऊपर से चलता है। चयन का तात्पर्य कि चयन तो कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, लेकिन जब आदेश चलेंगे तो ऊपर से अप टू डाउन चलेंगे, और चुनाव डाउन टू अप चलेगा। तो देखिए एक तरफ लोकतांत्रिक है, दूसरी तरफ है केंद्रवाद का तात्पर्य है कि निर्णय कितना आदमी लेगा, एक आदमी, और बाकी उस निर्णय को मानेंगे। साम्यवादी पार्टी का संगठन इस प्रकार का होता है, जिसको क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहा जाता है। तो यूएसएसआर की जो साम्यवादी पार्टी लेनिन के नेतृत्व में गठित की गई, वो इस संगठन के सूत्र के आधार पर थी, जिसको अपन बोलते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद बोलते हैं। तो हमने एक और नई चीज देखी। अब ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद सीधा ही आता लिखा हुआ, और ये किसके देन है, जो साम्यवादी दल पहले उसी ने बनाया था अच्छी तरह से, जिसने क्रांति करवाई थी, ये लेनिन की देन है। लेनिन की एक और जोरदार थ्योरी करते हैं, ये तो था इसका लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत। अब मार्क्स एक बात बोल के गया कि जो सर्वहारा की क्रांति होगी वो सबसे पहले उस देश में होगी जो औद्योगिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत देश है। जिस देश का औद्योगिकरण पहले होगा, क्रांति वहां पहले होगी, क्योंकि वो अब कृषि समाज को छोड़ के कैसा समाज बन गया, औद्योगिक समाज। अब वहां वर्ग विभाजन पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है। कुछ क्रांतिकालीन समाज होते हैं जहां ट्रांजैक्शनल सोसाइटीज होती है, उनमें क्या होते हैं, एक तरफ कृषि चल रही है और दूसरी तरफ उद्योग भी चल रहे हैं। भारत की भी क्या कंडीशन है, भारत ट्रांजैक्शनल स्टेज में है, अब अलग प्रकार का है। भारत में खेती हो रही है, भारत में उद्योग भी, और भारत में सेवाएं भी है। 3 प्रकार के अलग अलग क्षेत्र हैं जो अलग अलग प्रकार डोमिनेट कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स कहता है ऐसा नहीं होगा, पहले कृषि समाज होंगे, फिर एक सक्रांतिकाल अवस्था आके और क्रांति होकर वो फिर बुजुर्ग क्रांति के बाद वो सारे क्या हो जाएंगे, औद्योगिक समाज बन जाएंगे। तो जो समाज पूर्ण औद्योगिकरण हो चुका होगा, उस समाज में सबसे पहले क्रांति होगी। तो क्रांति पहले कौन से समाज में होगी, औद्योगिकरण समाज में। तो ब्रिटेन से क्रांति शुरू होगी, फिर फ्रांस में, पश्चिमी यूरोप में जो ज्यादा औद्योगिकरण देश है। फिर जैसे जैसे औद्योगिकरण होता जाएगा, क्रांति होती जाएगी, क्योंकि फिर समाज स्पष्टतः कितने वर्गों में बढ़ जाता है, 2 वर्गों में। लेनिन ने बोला ऐसा नहीं है, तब इसने एक पुस्तक लिखी, इंपीरियलिज्म। ये इसकी आगे भी चर्चा करेंगे, अलग विकास में इस पुस्तक की फिर चर्चा आएगी। द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म बोलते हैं साम्राज्यवाद को। अगर आपके साम्राज्यवाद समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार, हालांकि कॉलोनियलिज्म थोड़ा सा अलग शब्द होता है,
आप इसको उपनिवेशवाद बोल दो, इसको आप ऐसे बोल दो। हालांकि बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि अलग होता है, थोड़ा अलग होता है। साम्राज्यवाद होता है बलपूर्वक किसी देश को जीत लेना, और उपनिवेशवाद होता है कि बलपूर्वक देश को बीत के वहां स्थायी हो जाना और उसका आर्थिक शोषण करना, ये होता है। साम्राज्यवाद में आप उसको अपने अंदर मिला लेते हैं, उपनिवेशवाद में आप उसको अलग भी रखते हैं और उसका शोषण भी करते हैं, अपने जैसी कोई व्यवस्था वहां नहीं लेके आते आप। भारत उपनिवेशवाद का शिकार था, साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का शिकार। साम्राज्यवाद में वो देश उस हिस्से को अपने अंदर मिला के पहले जीतता है, किसी भी क्षेत्र को उसको अपने अंदर मिला लेता है और मिला के और फिर उसको अपनी जैसी व्यवस्थाएं करता है। वहां उपनिवेशवाद में उस पर बलपूर्वक कब्जा करता है, लेकिन अपनी जैसी व्यवस्थाएं नहीं करता, उसको अंदर नहीं मिलाता पूर्णतः, और उसका आर्थिक शोषण लगातार करता रहता है। वो उपनिवेशवाद होता है, थोड़ा खतरनाक होता है उपनिवेशवाद। खैर यहां इसका जो तात्पर्य हम लगाएंगे वो उस समय तक ये तो खत्म ही हो गया था, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उपनिवेशवाद को एक बार हम क्या कह रहे हैं, ये तब आसान हो जाएगा समझना। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। चलिए अब चलते हैं कि शोषण की जो टॉप है, कार्ल मार्क्स कहता है वो कब आती है, जब क्या आता है, कैपिटलिज्म आता है। जब पूंजीवाद आता है तो शोषण अपने चरम पर पहुंच जाता है। लेनिन कहते हैं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, शोषण तब चरम पे पहुंचता है जब क्या आता है, इंपीरियलिज्म आता है, साम्राज्यवाद आता है, तब पहुंचता है। तो फिर ये कार्ल मार्क्स कहता है क्रांति कौन से समाज में होगी, पूंजीपति समाज में क्रांति होगी। ये कहता नहीं है, क्रांति कहां हो सकती है, साम्राज्यवाद में भी क्रांति हो सकती है। अब ये समझाता है कैसे। वो कहता है जब पूंजीवाद आता है ना, तो पूंजीपतियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। 10 एक पूंजीपति स्वेटर बनाने का उद्योग लगाते हैं, फिर उनमें प्रतियोगिता होती है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए। जब लाभ कमाने के लिए प्रतियोगिता होती है तो कुछ पूंजीपति उसमें फेल हो जाते हैं, वो लाभ नहीं कमा पाते। एक पूंजीपति क्या करता है, अपना रेट इतना डाउन कर लेता है कि दूसरे पूंजीपति उसके सामने ठहर नहीं पाते, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। फिर उनकी फैक्ट्रियां बिकती है ना, तो वो एक जो लाभ कमा गया इन बिटवीन, वो उनकी फैक्ट्रियों को खरीद लेता है। अब पूंजीपति 10 नहीं है बल्कि एक पूंजीपति रह जाता है। अब एकाधिकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। हर एक क्षेत्र में ऐसे कुछ थोड़े से पूंजीपति हो जाते हैं, वो धीरे धीरे ना बैंकों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो बैंक भी उनके हो जाते हैं, तो चल और अचल संपत्तियां दोनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब वो किसी भी देश के अंदर जितनी भी चल और अचल संपत्ति होती है उनकी हो जाती है, लेकिन उनका मन नहीं भरता। वो उस बैंक के पैसे से और कुछ कमाना चाहते हैं कि बैंक भर गए, अब उन्हीं के हैं तो सारा पैसा ही उनका है। अब वो क्या करते हैं कि दूसरे देशों में जाते हैं और वहां उस पूंजी का क्या करते हैं, वो निवेश करते हैं, ताकि वहां उद्योग लगा के और ज्यादा फायदा उठाया जा सके। तब ये पूंजीपति वहां से कहां जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाके और उपनिवेशों की स्थापना करते हैं, ताकि वहां पूंजी इन्वेस्ट की जा सके और उन देशों के कच्चे माल का शोषण किया जा सके और पैसे को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये कैपिटलिज्म बढ़ता बढ़ता अन्य देशों में दखलंदाजी करता है। ब्रिटेन का जब पेट भर गया तो उसने फिर और पैसा कमाने के लिए कहां हस्तक्षेप किया, भारत में। जब फ्रांस के पूंजीपतियों का पेट भर गया, ये देखा फ्रांस में तो वो नहीं कमा सकते, तो उन्होंने फिर बाहर देखा, तो कहां है, डुप्ले के नेतृत्व में भारत आए। फिर आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। पहले पूंजीवादी शक्तियां आपस में लड़ती है, फिर एक शक्ति हार जाती है तो दूसरी शक्ति उस देश पे क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। जैसे यहां फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश, पुर्तगीज आपस में लड़े और अंत में कब्जा किसने कर लिया, ब्रिटिश ने कर लिया। तो ये क्या आ गया, अब ये साम्राज्यवाद आ गया। तो कैपिटलिज्म बढ़ता बढ़ता काय में चला जाता है, साम्राज्यवाद में। अब होता क्या है कि जब साम्राज्यवाद आ जाता है, उपनिवेशवाद आ जाता है, तो ये ना चरम होता है। ये इन देशों का शोषण करते, यहाँ के कच्चे माल का शोषण करके, यहाँ इन्वेस्ट करके वहां से और पैसा कमा के कहां लेके जा रहे हैं, अपने देश में। और ये पैसा वहां जब इतना हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा वो दूसरे वर्गों को भी देना शुरू करते हैं। तो उस हिस्सेदारी में मजदूरों की भी हिस्सेदारी होती है, तो वहां का मजदूर संतुष्ट हो जाता है, तो कहां क्रांति नहीं होगी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में क्रांति नहीं होगी। अब भारी शोषण कहां का हो रहा है, एक तो पूंजीवादी देश है और एक उपनिवेशवादी देश है, शोषण कहां हो रहा है,
उपनिवेशवादी देश है, उस देश में ज्यादा शोषण होगा। तो ये कहता है कैपिटलिज्म बढ़ता बढ़ता क्या बढ़ जाता है, इंपीरियलिज्म बढ़ जाता है। तो वो कंट्री जिसमें कैपिटलिज्म आ गया बहुत भारी मात्रा में, वहां तो क्रांति नहीं होगी, क्योंकि उस देश के पूंजीपतियों ने भारत जैसे देशों का शोषण करके और बहुत पैसा कमाया, उसमें से कुछ हिस्सा अपने मजदूरों को दे के उनको संतुष्ट कर दिया। तो फिर ये बोला क्रांति होगी तो उन देशों में जहां उपनिवेशवाद है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। और वो बोला कि रशिया में क्रांति होगी, क्योंकि रशिया ने ना अपना जो ये रशिया के जो थे पूंजीपति, वो क्या नहीं बना पाए, साम्राज्यवाद का प्रसार नहीं कर पाए। तो रशिया के मजदूर ना आज भी असंतुष्ट है। अब ब्रिटेन और रशिया के मजदूरों में क्या अंतर है आप बताओ। ब्रिटेन के मजदूरों में रशिया के मजदूरों में एक ये अंतर है कि ब्रिटेन के मजदूर संतुष्ट हो गए हैं। बताओ क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पूंजीपति जो भारत से, श्रीलंका से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो पैसा लूट के ले गए थे, उसमें किसकी हिस्सेदारी हो गई? मजदूरों की। लेकिन रूस के पूंजीपति अभी भी, कोई भी देश रूस का गुलाम नहीं था। फ्रांस का गुलाम था, जर्मनी के, इटली के, सबके गुलाम थे, लेकिन रूस के पास गुलाम देश नहीं थे। तो इन साम्राज्यवाद जो फैला, जो ब्रिटेन ने फैलाया, फ्रांस ने फैलाया, जर्मनी ने फैलाया, स्पेन ने फैलाया, पुर्तगाल ने फैलाया, रूस उसमें भागीदारी नहीं कर पाया। तो सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? औद्योगिक देशों को देखें तो सबसे कमजोर कड़ी रूस है। यहां के मजदूरों को भड़का के क्रांति करवाई जा सकती है, लेकिन कहां नहीं करवाई जा सकती? ब्रिटेन में, फ्रांस में नहीं। वहां के मजदूर संतुष्ट हो गए। रूस के मजदूर असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि रूस ने किसी भी देश पे कब्जा नहीं किया है। नहीं किया है तो उनके मजदूरों को आज भी सिर्फ मजदूरी मिलती है, बाहर से शोषित किया गया हिस्सेदारी उनको नहीं मिली है। तो कहां होगी क्रांति पहले? वो कहता रूस में होगी पहले क्रांति। लेनिन कह रहे पहले कैपिटलिस्ट देशों में क्रांति होगी, औद्योगिक देशों में। ये कह नहीं नहीं, वो देश जो साम्राज्यवाद का प्रसार नहीं कर पाए, उन देशों में होगी, या उन देशों में होगी जो किसका हो गए हैं, जहां उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद आ गया है। तो भारत देशों में क्रांति होगी और रूस जैसे देशों में क्रांति होगी। भारत में तो इसलिए क्रांति होगी क्योंकि यहां चारों तरफ से शोषण हो रहा है, ब्रिटेन इसका शोषण कर रहा है, ब्रिटेन के पूंजीपति, उद्योगपति शोषण कर रहे हैं। और रूस में इसलिए होगी कि आगे मजदूरों को कुछ मिला नहीं है। तो ये कहता है, तब इसने किताब लिखी इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कि कैपिटलिज्म बढ़ता बढ़ता, इसका कैपिटलिज्म सर्वोच्च रूप नहीं है शोषण का, बल्कि सर्वोच्च रूप कौन सा है? साम्राज्यवाद सर्वोच्च रूप। ये किताब बहुत ही पूछते हैं। आगे एक पुस्तक और करेंगे अपन इसमें, अभी एक ही पुस्तक से काम चलाते हैं, वो दूसरे राइटर की है। तो ये है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये पुस्तक नहीं पूछी जाती, हिंदी में पूछी जाती है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था, यानी पूंजीवाद छोटी अवस्था और बड़ी अवस्था कौन सी है? साम्राज्यवाद। पूंजीवाद के तहत इतना भारी शोषण नहीं होता जितना शोषण काय के तहत होता है? साम्राज्यवाद के तहत। ब्रिटेन के मजदूरों का इतना शोषण नहीं होता जितने भूखमरी भारत में आई थी, क्योंकि ये पूंजीवाद की कौन सी अवस्था है? उच्चतम अवस्था है। तो ऐसे करके हमने लेनिन को किया। लेनिन का हमने देखा विचारधारा की जरूरत है, विचारधारा स्वतः नहीं आती, साम्यवादी दल बनाना पड़ेगा। साम्यवादी दल कैसे बनेगा? लोकतांत्रिक केंद्रवाद के पर आधारित होगा। और क्रांति कैपिटलिस्ट कंट्री में नहीं होगी, बल्कि इंपीरियलिस्ट कंट्री में होगी, जिनका साम्राज्यवाद के तहत, उपनिवेशवाद के तहत जिनको गुलाम बनाया गया। ये था लेनिन। जब लेनिन मर गया तो सत्ता पे कब्जा किसका आ गया? स्टालिन का आ गया। स्टालिन का तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा पूछा जाता है। यहां आप भले एक देश में समाजवाद, यानी पहले रूस में समाजवाद मजबूत करना पड़ेगा। अब थोड़ा तर्क को समझते हैं। ये बोला कि देखिए शुरुआत में एक ही देश था तो यूएसएसआर, जिसमें समाजवाद या साम्यवाद की क्रांति हुई थी। चारों तरफ से यूरोपीय देश है मुख्यतः। तो ये एशिया में तो इसकी सिर्फ रेगिस्तान पड़ता है तो इसका जो राजधानी है वो तो यूरोप में ही पड़ती है। यूरोप के इसके आसपास के जर्मनी है, फ्रांस है, या जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे पूंजीवादी देश हैं। ये बोला कि रशिया पूंजीवादी देशों से घिरा हुआ है, तो रूस के साम्यवाद को खतरा किससे है? पूंजीवाद से। तो दो काम है, पहले तो हम रूस में साम्यवाद को मजबूत करें, नंबर 1।
दूसरा ऑप्शन ये करता है कि रूस में जैसा है वैसा चलने देते हैं और देशों में उसको मजबूत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रांति करवाते हैं। कि अगर हमने क्रांति का निर्यात कर दिया, यानी दूसरे देशों में क्रांति कराने की कोशिश की, तो हमारा ध्यान कहां से हट जाएगा? अपने देश से। अपना देश चारों तरफ से पूंजीपतियों से, पूंजीवादी देशों से घिरा हुआ है, तो यहां अगर सेंट्री फैल हो गया तो बाहर क्रांति करेंगे कैसे? तो उसने कौन सा नारा दिया? एक देश में समाजवाद का नारा दिया। ये था स्टालिन। अब एक है माओ से तुंग। माओ से तुंग ने फिर चीन की क्रांति करवाई। ये बात है 1949 की। माओ से तुंग की एक तो किताब है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। आपको मैंने शब्दावली दी है, उसका पहला ही शब्द ही है कॉन्ट्राडिक्शन है, अंतर द्वंद्व। बहुत ही जोरदार थ्योरी है इसकी, अंतर द्वंद्व की। ये थ्योरी बेसिकली तो द्वंद्वात्मक थ्योरी है, इसको द्वंद्ववाद बोल दो आप। कॉन्ट्राडिक्शन द्वंद्ववाद होते हैं। ये ना सुकरात से आई है। सुकरात कहा करता था कि सत्य तक पहुंचने के लिए विचारों के अंदर क्या होना चाहिए? द्वंद्व। तभी वो ना खुद खड़ा हो जाता था और बाकी चेलों से मध्य विचारों का क्या चलता था? द्वंद्व चलता था। अब उसके बाद इसका प्रयोग किया हेगल ने। हेगल ने कहा कि इतिहास आगे कैसे बढ़ता है? जब विचारों के मध्य द्वंद्व होता है, भांति भांति के विचार आपस में टकराते हैं और इतिहास आगे बढ़ता है। और फिर एक दिन कार्ल मार्क्स बोला कि हेगल गुरुजी ऐसा नहीं है, आपका जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत है वो किसके बल खड़ा है? सिर के बल। मैं उसको कैसे खड़ूंगा? पैरों के बल खड़ा करूंगा। तो द्वंद्व विचारों में नहीं होता बल्कि आर्थिक तत्वों के मध्य होता है। वो आपस में झगड़ा करते हैं, तब इतिहास आगे बढ़ता है। उत्पादन के साधनों के अंदर द्वंद्व होता है, उत्पादन के साधन बदलते जाते हैं तो इतिहास भी बदलता जाता है। तो ऐसा करके उसने कॉन्ट्राडिक्शन की थ्योरी दी। अब ये ऑन कॉन्ट्राडिक्शन बुक है इसकी, माओ से तुंग की। माओ से तुंग कहता है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये निरंतर और स्थायी होते हैं। आपने अगर एक क्षेत्र में कॉन्ट्राडिक्शन खत्म कर दिए ना, तो वो कौन से क्षेत्र में पैदा हो जाएंगे? दूसरे क्षेत्र में आ जाएंगे। मान लेते हैं कि आपने आर्थिक क्षेत्र में कॉन्ट्राडिक्शन खत्म कर दिए, द्वंद्व खत्म कर दिए। वहां द्वंद्व चल रहा था अमीर के मध्य और गरीब के मध्य, आपने वो द्वंद्व खत्म कर दिया। थोड़े समय बाद आप ये देखेंगे कि पार्टी के लिए काम करने वाले लोग तो मजबूत हो गए हैं और बाकी लोग क्या हो गए? कमजोर हो गए। तो फिर चलते हैं मिलोवान जिलास। क्या कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गया? क्या नहीं हुआ। एक नई क्लास तैयार हो गई, एक नया वर्ग तैयार हो गया जो साम्यवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। एक आम मजदूर था, उन दोनों के मध्य कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। चलो आपने वहां भी समाप्त कर दिया। फिर न कला क्षेत्र में आ जाएगा। जो कलाकार होंगे ना, वो आम दुनिया से अलग हो जाएंगे, अपने आप को कलाकार समझने लगेंगे। तो फिर एक आम आदमी और कलाकारों के मध्य कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। फिर साहित्य, शिक्षा, एक हो गए शिक्षित और एक होते हैं कम शिक्षित लोग, उनके मध्य कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। शिक्षित अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे और अशिक्षित है उनको छोटा समझने लगेंगे। है दोनों ही मानव, शोषण दोनों का ही नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को विशिष्ट समझने लगेंगे। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो जाएगा। तो ये कहता है कि कॉन्ट्राडिक्शन स्थायी और निरंतर होते हैं, चलते ही रहते हैं। अगर आप एक क्षेत्र में निपटते हो तो दूसरे क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऊंच नीच स्वाभाविक है। अगर एक क्षेत्र में समाप्त कर दी तो वो दूसरे क्षेत्र में खड़ी हो जाएगी। यूएसएसआर में जब आपने आर्थिक ऊंच नीच खड़ी कर दी तो ये शक्ति की ऊंच नीच आ गई। पहले आर्थिक क्षेत्र पे अमीर और गरीब थे, फिर जो ऊंच नीच आई वो शक्ति के आधार पे आ गई। साम्यवादी पार्टी के लोग शक्तिशाली हो गए और जो आम आदमी था, वो जो आम मजदूर था, उसके पास शक्ति नहीं थी। वो हर कार्य के लिए साम्यवादी पार्टी के काडर की तरफ देखा करता था। तो ये कहता है कॉन्ट्राडिक्शन स्थायी होते हैं। तब इसका बड़ा जोरदार एक विचार है परमानेंट रिवोल्यूशन। क्रांति क्या होनी चाहिए? निरंतर होनी चाहिए। एक क्षेत्र में क्रांति हो, फिर कौन से क्षेत्र में कर दो, दूसरे में कॉन्ट्राडिक्शन हो, वहां क्रांति करो। तो हर बार ये द्वंद्व, आपसी द्वंद्व खत्म करने के लिए आपको बार बार द्वंद्व खड़े होंगे, तो बार बार क्या करनी पड़ेगी? कार्ल मार्क्स तो क्रांतियों की एक वो मानता है कि इनता मानता है कि एक दिन क्रांतियां समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त हो जाएगी? अंतिम क्रांति कौन सी होती है आप बताओ?
सर्वहारा की क्रांति, उसके बाद सर्वहारा एक अंतिम बुर्जुआ को मार देगा, क्रांति पूर्ण हो जाएगी, साम्यवाद आ जाएगा और वर्ग विहीन समाज बन जाएगा। ये कहते हैं नहीं नहीं, वर्ग विहीन आर्थिक आधार पे हो सकता है, वर्ग विहीन हो जाए, अमीर और गरीब खत्म हो जाए, लेकिन हो सकता है मानसिक क्षेत्र में तैयार हो जाए, शैक्षणिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कहीं भी खड़ी हो सकती है ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन। तो रिवोल्यूशन कैसी चाहिए? निरंतर क्रांति का सिद्धांत दिया फिर किसने? माओ त्से तुंग ने। इसने एक और किताब लिखी, न्यू डेमोक्रेसी। इस किताब पर चर्चा कर चुके हैं ना, न्यू डेमोक्रेसी, नवीन लोकतंत्र, इतना ही लिखा आएगा, नवीन लोकतंत्र। इस नवीन लोकतंत्र को हम एक प्रकार का और लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र। जनवादी लोकतंत्र की इंग्लिश होती है पीपल्स डेमोक्रेसी। इसका जो नवीन लोकतंत्र है वो जनवादी लोकतंत्र है। अब ये जनवादी लोकतंत्र कौन सा हो गया? जनवादी लोकतंत्र का तात्पर्य होता है वो लोकतंत्र जिसमें नेतृत्व सर्वहारा का होता है, लेकिन उसमें छोटे बुर्जुआ का और देसी बुर्जुआ का भी सहारा लिया जाता है। देश छोटे बुर्जुआ होते हैं, छोटे व्यापारी टाइप या छोटे उद्योगपति, और देसी बुर्जुआ होता है टाटा बिरला जैसे बुर्जुआ। और विदेशी बुर्जुआ कैसे होते हैं? ये कोका कोला पेप्सी वाले कैसे बुर्जुआ हैं? ये विदेशी बुर्जुआ। उनका सहयोग नहीं दिया जाएगा, बल्कि देसी बुर्जुआ का सहयोग लेके किसको मारा जाएगा? विदेशी को। किसानों का सहयोग लिया जाएगा और उनका सहयोग लेके और सामंतों को मारा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके, और नेतृत्व किसका होगा? सर्वहारा का। नेतृत्व सर्वहारा का होगा। हाँ, अब इसमें एक और मजेदार चीज है। तो ये हमने जनवादी लोकतंत्र की चर्चा की, पीपल्स डेमोक्रेसी, जिसमें सिर्फ सर्वहारा नहीं होता बल्कि और भी वर्ग होते हैं। सर्वहारा मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, छोटे बुर्जुआ होते हैं, छोटे पूंजीपति, और देसी पूंजीपति होते हैं इसके अंदर। वो होता है जनवादी लोकतंत्र। इसको वो कौन सा लोकतंत्र नाम देता है? फिर बाद में जब धीरे धीरे आगे बढ़ा ना, तो इसने एक बार देखा कि अभी है ना, अब लोग ठीक है, समझदार हो गए, तो क्यों ना नए विचार सामने आए। तो उसने फिर एक नारा दिया था, सैकड़ों फूलों को एक साथ खिलने दो। ये सैकड़ों फूल खिले ना तो गले में आ गए। किसके? माओ के। क्योंकि वैचारिक स्वतंत्रता थी, लोगों ने माओ की आलोचना शुरू कर दी, फिर इसने उसको भी दबा दिया। और इस बहुत ही फेमस वाक्य है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। और एक और जोरदार है कि बंदूक की बजाय उसको चलाने वाले हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बंदूक की बजाय इसको चलाने वाले हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी हिंसक क्रांति का समर्थन है और हथियार की बजाय चलाने वाले हाथ ज्यादा जरूरी है। तो हमने इसकी पुस्तक की न्यू डेमोक्रेसी ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, और इसमें किया जनवादी लोकतंत्र। अब हम इसका महत्व देखते हैं कि किसान का महत्व क्या है। तो छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि किसान शोषक वर्ग होता है, क्रांति में इसकी जरूरत नहीं होती। ये खुद क्या करता है? जब तेजी मंदी का फायदा उठा के चीजों को सस्ता और महंगा करता है। क्रांति में सिर्फ सर्वहारा होंगे, किसानों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज औद्योगिक हो चुका है। तो उसने सिर्फ ब्रिटेन की कल्पना की थी। लेनिन बोला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि रूस क्रांति के समय पूर्ण औद्योगिक देश नहीं था, वहां कृषि प्रधान देश था वो। तो वो बोला सर्वहारा के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ेगी? किसानों की। मजदूर बड़े भाई होंगे और किसान छोटे भाई होंगे। अब आ गया माओ। तो चीन का तो वही नहीं था औद्योगिकरण। चीन तो 1949 में भारत से भी पिछड़ा हुआ था, तो वहां तो बिल्कुल ही औद्योगिकरण नहीं था। वो तो 99% कृषि प्रधान देश था। तो वो बोला किसान बड़े भाई होंगे और मजदूर छोटे भाई होंगे। तो जहां मार्क्स किसानों का योगदान स्वीकार नहीं करता क्रांति में, वहीं लेनिन इसकी शुरुआत करता है और माओ इसको और ज्यादा आगे बढ़ा देता है। तो ये हमने स्टालिन की चर्चा कर ली, माओ की चर्चा की ऑन कॉन्ट्राडिक्शन ऑन न्यू डेमोक्रेसी के नाम से। अब हम एक चर्चा करते हैं, हम चर्चा करते हैं राज्य का सिद्धांत है, क्योंकि मार्क्सवाद चल रहा है तो ये पहले कंप्लीट करते हैं। राज्य के दो सिद्धांत हैं और इसी के तहत हम एक तर्क समझेंगे। राज्य का एक होता है उपकरणात्मक सिद्धांत,
और राज्य का दूसरा है संरचनात्मक सिद्धांत। ये इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी है, ये स्ट्रक्चरल थ्योरी है। उपकरणात्मक सिद्धांत और संरचनात्मक सिद्धांत। अब थोड़ी सी 1 मिनट में समझ जाएंगे आप, छोटी सी थ्योरी है ये। राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत अपन चर्चा करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 मैनिफेस्टो की चर्चा की थी। मैनिफेस्टो होता है किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, 1848 में आया। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है। यंत्र किसको बोलते हैं? उपकरण को तो बोलते हैं। ऐसा करो, राज्य वर्ग शोषण का उपकरण है। राज्य एक वर्गीय संस्था है और यह पूंजीपतियों के लिए कार्य करने वाली एक संयुक्त समिति है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह कहा गया है कि राज्य अधिसंरचना है। यही तो है। राज्य कैसा उपकरण है? वर्गीय उपकरण है। वर्गीय उपकरण का तात्पर्य कि राज्य एक वर्ग का उपकरण है। ये उपकरण क्या काम आता है? ये यंत्र, ये मशीन क्या काम आती है? राज्य रूपी मशीन, दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए। तो क्या राज्य स्वायत्त है? क्या नहीं। राज्य तो क्या है? अधिसंरचना है। और अधिसंरचना कार्ल मार्क्स कहता है आधार पर निर्भर होती है। कार्ल मार्क्स कहता है समाज 2 भागों में बंटा होता है। एक होता है आधार यानी बेस, और दूसरी होती है सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिसंरचना। आधार में आता है आर्थिक प्रणाली, आर्थिक तत्व आते हैं, उत्पादन के साधन आते हैं। जिस वर्ग के पास आर्थिक तत्व होते हैं, जिनके पास फैक्ट्रियां होती है, जिनके पास भूमि होती है, जिनके पास खनन होता है, जिनके पास पहाड़ नदियां होते हैं, बाकी चीजें भी उसी की होती है। आधार होती है नींव, और सुपर स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर खड़ी हुई चीजें। ये मकान है, ये आधार के ऊपर खड़ा है, ऊपर ये खिड़कियां छत वगैरह सुपर स्ट्रक्चर है। तो क्या हम नींव निकाल देंगे तो ये सुपर स्ट्रक्चर रुक जाएगा क्या? ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये ढांचा नहीं रुकेगा, ये गायब हो जाएगा या गिर जाएगा। तो अधिसंरचनाएं स्वायत्त नहीं होती, हवा में नहीं टिकी होती। बेस निकालते ये ढह जाती है। तो चेंज किसको करें? आधार को परिवर्तित करें। आधार के परिवर्तित होते ही अधिसंरचनाएं अपने आप ही बदल जाएगी। तो पहले इनको बदलना है। उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व बदलो, बाकी स्वामित्व अपने आप ही बदल जाएंगे। आपने अगर पैसे के ऊपर, पूंजी के ऊपर, उद्योगों के ऊपर, उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लिया तो स्वामित्व बदल गया। एक वर्ग से किसके पास चला गया? दूसरे वर्ग के पास जाते ही अपने आप ही बदल जाएंगे। इनको बदलने की जरूरत है नहीं है। ये बदलो पहले, ये अपने आप बदल जाएंगे। जैसे ही दूसरे वर्ग के पास गए उत्पादन के साधन और आर्थिक तत्व और पैसा, राज्य उनका अपने आप ही हो जाएगा। सरकार भी उनकी हो जाएगी, शिक्षा भी उनका, धर्म भी उनका, कला भी उनकी, साहित्य भी उनका, और कानून भी उनके ही पक्ष में बनेंगे। तो आप क्या बदलें? आधार बदले, अधिसंरचनाएं। अब ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, राज्य, सरकार द्वारा बनाए गए कानून, ये क्या है? ये अधिसंरचनाएं जो किस पे निर्भर हैं? आधार पे निर्भर है। क्या राज्य स्वायत्त है? क्या राज्य स्वतंत्र है? नहीं है। क्या ये छत स्वतंत्र है? क्या दीवारें स्वतंत्र? नहीं है, बल्कि काय पे टिकी हुई है? आधार पे टिकी हुई है। तो राज्य स्वायत्त उपकरण नहीं है, बल्कि कैसा उपकरण है? वर्गीय उपकरण है। ये वर्ग के कब्जे में रहता है, इसका कोई खुद का स्वायत्त अस्तित्व नहीं होता। पहले ये मालिक के कब्जे में था, फिर ये सामंतों के कब्जे में था, और उसके बाद ये पूंजीपतियों के कब्जे में आ गया। क्रांति के बाद ये सर्वहारा के कब्जे में आ जाएगा। तो ये वर्गीय उपकरण है। तो कैसा सिद्धांत आया? उपकरणात्मक सिद्धांत। मार्क्स अपनी सभी पुस्तकों के अंदर, एक पुस्तक की आगे चर्चा करेंगे, उसको छोड़ के सब पुस्तकों में यह कहता है कि राज्य कैसा सिद्धांत है? एक उपकरणात्मक सिद्धांत है।
अब इस सिद्धांत के और समर्थक कौन है, ये चर्चा करते हैं। राज्य वर्ग शोषण का उपकरण है, इसका स्वायत्त अस्तित्व नहीं है। ये तो एक वर्ग के नियंत्रण में रहता है, उसकी कार्य स्वायत्त अस्तित्व नहीं। ये अधिसंरचना है जो आधार के ऊपर टिकी हुई है। इसी का समर्थक है ये सारे जिनको हम अभी अभी क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवादी। ये सब इसके समर्थक है, वैज्ञानिक समाजवादी। और इसी का समर्थक है कि ब्रिटेन का विचारक है जिसका नाम है रॉल्फ मिलीबैंड। इसको आप जरूर याद रखना, रॉल्फ मिलीबैंड। रॉल्फ मिलीबैंड क्या मानता है बताओ? राज्य को उपकरण मानता है। क्या उपकरण? एक वर्ग द्वारा बनाया गया दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण। ये वर्गीय शोषण का उपकरण है। रॉल्फ मिलीबैंड जो ब्रिटेन का, इसी को मानता है। ये लिखता है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये पुस्तक याद रखना, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। रॉल्फ मिलीबैंड की पुस्तक है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ऐसी ही चर्चाएं का समर्थक एक व्यक्ति और करता है जिसके नाम है पॉल स्वीजी। ये कुछ नाम है, ये समकालीन नाम है, इसलिए यहां तक आए हैं, वरना कार्ल मार्क्स तो यहां पूरा हो जाता। ये समकालीन कुछ चर्चाएं हैं जिनके ऊपर आजकल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रॉल्फ मिलीबैंड उपकरणात्मक सिद्धांत का समर्थक है। अब रॉल्फ मिलीबैंड को करें तो एक चर्चा और कर लेते हैं। मैंने आपको बर्नहेम करवाया था, मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन कराया था बर्नहेम का, कि क्रांति में सिर्फ कौन बदलते हैं? मैनेजर बदलते हैं, बाकी कुछ भी ये एक वर्ग की बजाय दूसरे वर्ग के हो जाते हैं। यूएसएसआर की क्रांति हुई, उससे पहले जो उद्योगों को चलाते मैनेजर ही हैं, पूंजीपति नहीं चलाते बल्कि मैनेजर चलाते हैं। जब 1917 की क्रांति नहीं हुई थी तो उद्योगों में जो मैनेजर बैठे थे वो निजी पूंजीपतियों के बैठे थे। फिर जब क्रांति हो गई तो वो मैनेजर बदल गए। उन मैनेजर से क्या गया, आप घर जाओ, आप पूंजीपतियों के, उनकी जगह कौन से मैनेजर बिठाया गए? साम्यवादी पार्टी ने अपने मैनेजर बिठा दिए। बदले क्या? तो रिवॉल्यूशन होती है वो कौन सी होती है? मैनेजरियल होती है। उद्योग हमेशा ही मैनेजर चलाते हैं, आम पूंजीपति है उसका कोई योगदान नहीं होता। ये एक नया वर्ग है मैनेजरियल, मैनेजर है ना, ये एक नया इलीट वर्ग पैदा हुआ है समाज के अंदर, जो समस्त उद्योगों का संचालन करता है। शक्ति इनके हाथ में, तो क्या शक्ति पूंजीपतियों के हाथ में है क्या? नहीं है। अब अपन चलते हैं, ये मैनेजर कौन है? अब ये भारत की है इंदिरा नूई, पेप्सी चलाती है, ठीक है। अब एक ये इसका है अपने, एक वो लंबा सा है ना, फेसबुक में नहीं, इसमें नहीं, काय में वो गूगल में है ना, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई क्या है बताओ? सीईओ है, मैनेजर है। ये सारे ये चलाते हैं आजकल कंपनीज को, पूंजीपति नहीं चलाते। ये एक नया इलीट वर्ग उभरा है, ये बोलता है बर्नहेम। फिर बर्नहेम कहता है कि इस वर्ग की एक विशेषता होती है, ये सुंदर पिचाई था, ये एक आम परिवार से पहुंच के कहां तक पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया। तो ये कहता है कि ये जो वर्ग होता है ना, ये खुला होता है। ये नहीं है कि पूंजीपति का बेटा ही पूंजीपति बनेगा, क्योंकि पूंजीपतियों को तो है ही नहीं। महत्वपूर्ण कौन हो गए हैं? मैनेजर महत्वपूर्ण गए। और मैनेजर कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई नीचे से लेवल के गरीब का बेटा भी ऊपर जाके और मैनेजर बन सकता है। तो इसका विरोध किया रॉल्फ मिलीबैंड ने कि मैनेजर भी आमतौर पे इन्हीं उच्च वर्गों से आते हैं। ये तो एक छलावा है कि 100 में से एक आधा गरीब का बेटा कहां पहुंच जाता है, वहां मजदूर का बेटा। बाकी इन्हीं के बेटे होते हैं, पूंजीपतियों के बेटे, जो क्या बनते हैं? मैनेजर। तो ये इलीट सोसाइटी से आते हैं मैनेजर भी। आम आदमी इलीट में कभी शामिल नहीं होता। बर्नहेम कहता है कि इलीट होते हैं, आप बताओ कौन होते हैं इलीट? मैनेजर होते हैं। और ये वर्ग खुला होता है, कोई भी इस वर्ग में शामिल हो सकता है। रॉल्फ मिलीबैंड बोला ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक छलावा है, मजदूर ही रहता है, वो कभी मैनेजर नहीं बता। क्या हो गया, एक आधा ऐसा कोई केस आ गया तो खैर।
हमें रोल्फ विलीबैंड और पॉल स्वीजी को इस संदर्भ में करना है कि ये कार्ल मार्क्स की तरह है, राज्य को क्या मानते हैं, उपकरण मानते हैं, शोषण का उपकरण। अब हम चलते हैं संरचनात्मक सिद्धांत की ओर और इसको एक बार हटाते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, कार्ल मार्क्स की 18वां लुई बोनापार्ट। 18वां लुई बोनापार्ट। इसमें कार्ल मार्क्स ने लिखा राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता। राज्य तुलनात्मक रूप से स्वायत्त होता है। तुलना किसके साथ करते हैं बताओ? आर्थिक तत्वों के साथ। आर्थिक तत्वों के साथ तुलना करेंगे तो आर्थिक तत्वों के ऊपर निर्भर नहीं होगा। उल्टी बात कह दी इसने। पहले तो यह कह रहा है कि राज्य स्वायत्त अस्तित्व नहीं रखता, बल्कि ये किसका गुलाम होता है? पूंजीपतियों का गुलाम होता है। ये उपकरण होता है शोषण करने का। ये अधिसंरचना होती है, आधार के ऊपर निर्भर होती है। एक ही बात है, पूंजीपतियों का गुलाम होता है, पूंजीपतियों का उपकरण है, ये अधिसंरचना है, आधार के ऊपर निर्भर है। इसका मतलब इसका स्वायत्त अस्तित्व नहीं है। इस एकमात्र पुस्तक में लिखता है कि राज्य क्या है? सापेक्ष रूप से स्वायत्त होता है। वो कहना क्यों चाह रहा है? वो कह जब इस लुई 18वें का जब राज था ना, लुई बोनापार्ट का, उस समय समाज में दो वर्ग समान रूप से शक्तिशाली थे। एक थे सामंत जिनके पास भूमि थी, दूसरे थे पूंजीपति जिनके पास पूंजी थी, और इनके पास दोनों बराबर मात्रा में थी। तो न ही तो पूंजीपति शक्तिशाली हो पाए, न ही सामंत शक्तिशाली हो पाए। ब्रिटेन में तो ये लड़ाई चली पूंजीपतियों की और सामंतों की। 1688 की क्रांति में अंतिम परिणति हो गई। सामंतवाद और राजतंत्र को हरा दिया गया और बुर्जुआ सोसाइटी आ गई। 18वां जो लुई बोनापार्ट था तो उसमें दोनों ही वर्ग बराबर थे और इतने शक्तिशाली नहीं थे कि राज्य की मशीनरी पे क्या कर पाए, नियंत्रण। तो न तो पूंजीवादी लुई 18वें को चला पा रहे थे और न ही सामंतवादी शक्तियां लुई बोनापार्ट को चला पा रही थी। तो वो 20, 30, 40 साल का एक ऐसा पीरियड था जिसमें राज्य दोनों ही वर्गों से क्या था? स्वायत्त था। अब फिर चलते हैं। राज्य शुरू में किसका था? स्वायत्त नहीं था। शुरू में मालिकों का था, फिर किसका हुआ? सामंतों का हुआ, फिर ये किसका हुआ? पूंजीपतियों का हुआ। यहां दोनों का ही नहीं है। बताओ क्यों? दोनों बराबर शक्तिशाली है। एक हार जाएगा तो दूसरा कब्जा कर लेगा। अभी चूंकि ट्रांजैक्शनल पीरियड है, दोनों बराबर शक्तिशाली है, तो दोनों बराबर शक्तिशाली है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो राज्य को सापेक्ष स्वायत्तता का क्या मिल गया? मौका मिल गया। वो दोनों के नियंत्रण से क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब वो दोनों को दबाता है। पहले एक वर्ग एक राज्य पे कब्जा करता है, अब दोनों बराबर शक्तिशाली आपस में लड़ रहे हैं, तो राज्य क्या कर रहा है? दोनों को दबा रहा है। तो लुई बोनापार्ट के समय राज्य की नौकरशाही थी, वो बहुत ज्यादा हावी हो गई थी। वो सामंतों पे भी नियंत्रण करती थी और पूंजीपतियों पे नियंत्रण करती थी। तो राज्य शक्तिशाली हो गया था। तो राज्य दोनों को नियंत्रित कर रहा है, दोनों ही राज्य को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। ये दोनों वर्गों से स्वायत्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो 18वां लुई बोनापार्ट जो पुस्तक है उसमें कार्ल मार्क्स एकमात्र पुस्तक है जिसमें राज्य को क्या मानता है? वो वर्ग का उपकरण नहीं मानता, बल्कि सापेक्ष रूप से स्वायत्त मानता है। इसी की चर्चा आगे चल के कौन करता है? ग्रामशी करता है। इसी की फिर समर्थन करता है लुई अल्थुजर। अब मुद्दे को समझते हैं। क्योंकि लुई अल्थुजर आ गया तो संरचनावाद को समझते हैं। संरचनावाद है क्या? संरचनावाद वो सिद्धांत है जो ये कहता है कि अगर आपको परिवर्तनों को समझना है तो समस्त संरचनाओं को समझना होगा। एक संरचना के बहुत सारे तत्व होते हैं। उसमें राजनीतिक तत्व होते हैं, आर्थिक तत्व होते हैं, धार्मिक तत्व होते हैं, नस्लीय तत्व होते हैं, लैंगिक तत्व होते हैं, शैक्षणिक तत्व होते हैं, और ये सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और ये अपने आप में स्वायत्त भी होते हैं। परिवर्तन कहीं से भी शुरू हो सकता है। हो सकता है कि वो नस्लीय क्रांति हो जाए और बाद में आर्थिक क्रांति का रूप ले ले। तो परिवर्तन कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले परिवर्तन आर्थिक तत्वों में किए जाए। तो आप हो सकता है पहले सीधे राज्य के ऊपर कब्जा कर लो और बाद में आप उद्योगों पे कब्जा कर लो, ये भी तो हो सकता है। तो संरचनात्मक तत्व है, ये महत्वपूर्ण है। और संरचनाएं एक दूसरे से स्वायत्त होती है, निर्भर भी होती है। ये कौन कह रहा है? लुई अल्थुजर।
राज्य स्वायत्त नहीं होता, ये राजनीतिक संरचना है जो आर्थिक संरचना के ऊपर टिकी हुई है, उपकरणात्मक सिद्धांत। लुई अल्थुजर कहता है कि राज्य नामक राजनीतिक संरचना स्वायत्त हो सकती है। आप सीधा ही राज्य पे कब्जा कर लो और उसके बाद वहां के आर्थिक तत्वों पे कब्जा कर लो। भारत में जब अंग्रेज चले गए तो क्या किया अपन ने? समाजवाद आया ना अपने यहां भी तो, लेकिन अपन ने क्या किया? पहले राज्य पे कब्जा किया, नेहरू ने सरकार बनाई और फिर धीरे धीरे क्या लेके आया? वो समाजवाद लेके आया। तो ये समाजवाद उत्पादन के साधनों पे कब्जे के द्वारा, क्रांति के द्वारा आया। राज्य ने कानून बना के समाजवाद लाया, राज्य ने कानून बनाए, तो राज्य ने भी शुरुआत की थी। तो जरूरी नहीं है कि आर्थिक तत्व भी समाजवाद लाए, राजनीतिक तत्व भी समाजवाद ला सकते हैं। तो ये बोला लुई अल्थुजर, और इसी को फिर आगे बढ़ावा दिया निकोल पोलांजा ने। निकोल पोलांजा, ये अजीब सा नाम है, निकोल पोलांजास या निकोल पोलांजा। तो ये एक दूसरे के उल्टे सिद्धांत है। उपकरणात्मक सिद्धांत कहता है कि राज्य का स्वायत्त और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जबकि संरचनात्मक सिद्धांत या राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत कहता है कि राज्य का स्वायत्त अस्तित्व है। और इसी का समर्थन करता है कौन? निकोल पोलांजा करता है। तो अब दो व्यक्ति हो गए समकालीन रूप से, एक हो गया राल्फ मिलीबैंड और दूसरा हो गया निकोल पोलांजा। राल्फ मिलीबैंड ब्रिटेन का है और निकोल पोलांजा फ्रांस का है। अब इन दोनों में आपको, इन दोनों का विरोध है। जैसे बर्क और पेन का जो विरोध था वो किसके लिए था? तो देखो, पतंग की लड़ाई तो थी नहीं दोनों में, तो मान के चलो ये तो थे नहीं भी अपने पतंग लूटने चलते हैं। बर्क पेन अधिकारों के स्रोत को लेकर झगड़े थे। एक कह रहा अधिकार होते हैं प्राकृतिक और एक कह रहा अधिकार होते हैं रूढ़िवादी। एडवर्ड बर्क का और थॉमस पेन का ये झगड़ा था। अब यहां रोल मिलीबैंड और निकोल पोलांजा ये रेवड़ी के लिए थोड़ी झगड़ रहे हैं। इनका झगड़ा क्या है? एक कह रहा है कि राज्य उपकरणात्मक होता है, दूसरा कह रहा है वो राज्य सापेक्ष रूप से स्वायत्त होता है। ये इन दोनों का है। तो मिलीबैंड पोलांजा तर्क है ना, ये काहे के ऊपर आधारित है? राज्य के सिद्धांत के ऊपर, राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत और राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत। इस मुद्दे को लेकर दोनों का विवाद है। तो हमने ये एक बहुत ही मजेदार प्रकार का राज्य किया जिसको अपने क्या नाम दिया? मार्क्सवादी वैज्ञानिक समाजवादी राज्य किया अपन ने। तो हमने जो चर्चा शुरू की थी वो कार्ल मार्क्स से चर्चा शुरू की थी। कार्ल मार्क्स बोला कि राज्य पूंजीपतियों की संयुक्त कार्य समिति, ये वर्गीय उपकरण है, वर्ग शोषण का उपकरण है। लेनिन ने इसमें कुछ सुधार कर दिया, स्टेलिन ने कुछ और किया और माओ त्से ने कुछ और किया। और फिर हमने समकालीन मुद्दे के ऊपर चर्चा की, हमने रोल्फ मिलीबैंड की और हमने चर्चा की निकोल पोलांजा की, निकोल पोलांजा की चर्चा की। अभी हम 5 मिनट बाद दोबारा असेंबल होंगे तो कुछ और प्रकार बच गए हैं काय के, इसी के समाजवाद की, उनकी चर्चा करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।